भारत के देशवा मोरा प्राण बसे हिम ओहरे बटोरिया, मोरा प्राण बसे हिम ओहरे बटोरिया। सीता के विमल जस, सीता के विमल जस, राम जस कृष्ण जस, सीता के गलियों में आना। हमार देश में एगो बहुत मशहूर गायक बा रामदेव चैतू, उनका गीत बा ये। भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर गलियों में आना, भूल बिसरी मती जाना। जब से सुनी मैं भनक मुरली का, जब से सुनी मैं भनक मुरली का, भनक मुरली का, भनक मुरली का, भनक मुरली का, भनक मुरली का। जब से सुनी मैं भनक मुरली का, जब से सुनी मैं भनक मुरली का, तब से किया घबराना कन्हैया मोर गलियों में आना, तब से किया घबराना कन्हैया मोर गलियों में आना। भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर गलियों में आना, भूल बिसरी अजी भूल बिसरी, भूल बिसरी अजी भूल बिसरी अजी, भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर गलियों में आना, भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर, भूल बिसरी अजी भूल बिसरी, भूल बिसरी अजी भूल बिसरी, भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर गलियों में आना, भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर गलियों में आना, भूल बिसरी मती जाना कन्हैया मोर गलियों में आना, मोरे गलियों में आना, मोरे गलियों में आना। गाँव के पुरुबवा में घनी बसवरिया से डर लागे, गाँव के पुरुबवा, गाँव के पुरुबवा में, गाँव के पुरुबवा में घनी बसवरिया से डर लागे। फिर ही बोले रे, फिर ही बोले रे कोई लिया जहर लागे, फिर ही बोले रे कोई लिया जहर लागे। नमस्कार साथियों, आज लोकायत में हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं श्री राजमोहन जी। राजमोहन जी ने दुनिया भर में सरनामी संगीत में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। सूरीनाम में पैदा हुए राजमोहन जी आजकल नीदरलैंड्स में रहते हैं और दुनिया भर में जो है सरनामी भोजपुरी संगीत को उन्होंने एक नया आयाम दिया है। आज के दौर में जब भारत में भोजपुरी संगीत में बड़ी वल्गैरिटी या अश्लीलता दिखाई देती है, उनके गानों को सुनकर के आपको एक नई मिठास और नए खुशबू का एहसास होता है। राजमोहन जी भारत में बहुत समय से आ रहे हैं और उनके साथ न केवल संगीत जुड़ा हुआ बल्कि एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है कि उनकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भारत से सूरीनाम ले जाए गए थे, जिनको हम बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर के शक्ल में, या उसको अगर दूसरे सेंस में बोले तो ब्रिटिश लोग उनको इंडेंचर्ड लेबर बोलते थे।
और एक अलग भाषा में बोले तो वो दौर था जब स्लेवरी खत्म हुई थी, और स्लेवरी के बाद या गुलामी के बाद जो इन ताकतों को, ब्रिटिश और अन्य ऐसे देशों को ऐसे मजदूर चाहिए थे जो उनके खेतों में काम कर सके, उन लोगों को उन्होंने भारत से ले गए थे। किस प्रकार से ले गए, कैसे ले गए, ये इतिहास का एक बहुत बहुत क्रूर अध्याय भी है, लेकिन उसी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि वहां जाके बहुत समय बाद वो सभी लोग अपनी मेहनत के दम पे आज ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। तो वहीं पर उतने दूर रह करके इस देश से 7 समुंदर पार, क्या कह सकते हैं 10 समुंदर पार भी आगे, उस दुनिया में रह करके भी उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने देश के साथ या अपनी मिट्टी के साथ लगाव को बना के रखा है। इसके लिए उनको सलाम करना बनता है। तो आपका स्वागत है राजमोहन भाई इस लोकायत के इस कार्यक्रम में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप न केवल अपने संगीत बल्कि आपके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है उसके साथ भी जो हमारे साथी हैं, लोग सुनने वाले हैं, उनको जानकारी देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद विद्या भाई, और जितने आपके चाहने वाले हैं आपके प्रोग्राम के, उनका भी स्वागत है। नेदरलैंड्स से, यूट्रेख्ट शहर से आपका स्वागत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप तो मेरे भाई हो, हमारा जो नाता रिश्ता है इतने सालों से, तो हमारे लिए तो जैसे ये बातचीत जैसे घर वाली बात हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ जी। दूसरी बात यह है कि मुझे काफी दिनों से इंतजार था कि कब हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मैंने आपका प्रोग्राम काफी कुछ देखा है, वीडियो जो आपने अपलोड किया है यूट्यूब पे, जी चैनल और जो भी सोशल मीडिया पे, जी। और मुझे मालूम है कि आप हमारे प्रोग्राम में भी, मगर और भी प्रोग्राम में कितना मतलब पहले से तैयारी करते हो। शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं कि पता है कि नहीं, मगर मुझे मालूम है कि आप बहुत इसमें मेहनत लगाते हो कि ताकि एक जो भी इंफॉर्मेशन बाहर जाए, जो भी बातें हैं जिस पे आप रिसर्च करते हैं और आपके साथ जिसको जो इंटरव्यू देता है, कि ज्यादा से ज्यादा उसमें जो वजन हो उस पे आपने बहुत ध्यान रखा है। तो उसके लिए इसलिए मैं इंतजार में था कि विद्या भाई से बात करने में मुझे मजा आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसमें बहुत मेहनत किए होंगे। नहीं राजमोहन भाई, जो मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति का जो है, जो इस आंदोलनों में है, संघर्ष में है, संस्कृति में है, उसका एक इतिहास होता है। और मैंने बड़ी कोशिश करी है कि दुनिया भर में जो ओरल हिस्ट्री है, ओरल ट्रेडिशंस हैं, उसके जरिए उसको बचा के रखने की, ये एक मतलब एक ऐसा अपने आप में कार्यक्रम चल पड़ा कि मुझे भी बड़ी, मैंने कोशिशों के बाद, कई बार लोग वो चीज लिख नहीं पाते जो उनसे आप जब बात कर रहे होते हो तो बातें आती हैं, और कई बार आदमी को लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए जो है वो ये मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को लगातार ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। हालांकि कोई मेरे पास में संसाधन नहीं होते, लेकिन मेहनत लगती है, और वो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए मैंने ब्लैक हिस्ट्री के ऊपर और जो लैटिन अमेरिकन और जो दुनिया भर के देशों में लोगों से बात की है। तो एक मुझे बड़ा आनंद भी आता है कि किस प्रकार से कॉलोनाइज पावर्स हैं, कैसे लोगों ने संघर्ष किया और अपनी संस्कृति को बचा के रखा। तो एक बहुत बड़ी बात है। और जो ये गिरमिटिया पूरा संस्कृति की बात है, ये तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि मैं जितना पढ़ा हूं भारत के अंदर इतिहास में, बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है, और लोग ज्यादा इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो आप जो उस जगह से आए, जिन्होंने वो चीज देखी है, वो सब चीज भी हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में आप सुनाते रहे। ये आपकी बातचीत होगी और ये आपके व्यू होंगे। तो इसको मैं इसलिए कि कई बार आप लोग कहते हैं कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपने अपने आप में क्या देखा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी जी, जरूर मैं यही कोशिश करूंगा कि बातें जो हमारी संस्कृति का है, जो हमारे जैसे हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे पूर्वज के इतिहास जो है, जी जी जितना भी हो सके मैं आपसे शेयर करूंगा। अपने गाने भी कुछ आपसे जी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने, जैसे आपने कहा है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, हिस्ट्री में भी, संस्कृति में भी। और देखिए, गाना अगर
गिमिटिया इतिहास के बारे में, किसी भी इतिहास के बारे में अगर लिखना है तो उसमें रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी। मेरा गाना जो है मुझे एक्चुअली इस ट्रैक पे लाया है, बिल्कुल। मुझे मजबूर किया है कि नहीं, पहले रिसर्च करो राज, फिर गा के वो गीत लिखो, ठीक है। जी तो बिल्कुल। वैसे मैंने स्टार्ट किया, तो उसमें धीरे धीरे मतलब मैं डूबता गया। बाकी तो आपको मालूम है, आप देखते हो लोकरंग बिल्कुल महोत्सव। बिल्कुल। जब लोग, मैंने आपका पहला गीत जो है वो लोकरंग में जो सुना, जो दुई मुट्ठी वाला, और जी दुई जी मुट्ठी गीत से जो है जब मेरे दिल के अंदर वो घुस गया, जबकि मैं, भोजपुरी मेरी प्रथम भाषा नहीं है, मैं केवल इस क्षेत्र में आता रहा हूँ पिछले 15 साल से, और इसीलिए कुछ टाइम तक वहां लगातार रहा हूँ। तो अब एक कार्य करते करते लोगों के बीच में रह के समझ जाता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन जब आपने वो पूरा गीत गाया और वो पूरा एक दिमाग में जो ऐसा खाका बना, तब ये समझ में आया। क्योंकि हम भी जब पूरी खास करके दलित और सबाल्टन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें बात करते करते कई बार हमको जो है कॉलोनाइज पावर के प्रति बड़ा प्रेम भी उभर आता है कि भाई इन्होंने तो ऐसा ऐसा किया। तो तब मेरी समझ में आया कि भाई यहाँ से जाने वाले जो लोग थे, वो भी तो दलित और पिछड़ी जाति के ही लोग ज्यादा थे। उन्हीं को तो मजदूर बना के ले जाया गया था, गुलाम बना के ले जाया। तो ये बहुत बहुत आपका वो है। तो जरूर आज आपसे ये केवल इस समय बातचीत करते हुए हमारे देश के एक महान कलाकार दिलीप कुमार साहब की निधन का समाचार मिला है, तो हम उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी देते हैं। एक बहुत बहुत महान कलाकार, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का मैं बोलूंगा, जिनको देख करके हम बड़े हुए हैं, जिनकी गाने सुन के, कविताएं उनकी उनकी एक्टिंग को देख करके। तो आपको क्योंकि आप भोजपुरी और सरनामी को आपने बहुत पॉपुलराइज किया, और मैं एक चीज जानता हूं कि दिलीप साहब और राज कपूर दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, और दोनों ने जो है, दोनों ने इस इलाके को लेके एक एक फिल्म कम से कम उस पर काम किया। तो दिलीप साहब की फिल्म थी गंगा जमुना, और राज कपूर की फिल्म थी तीसरी कसम, जो पूरी जो है पूर्वांचल की जो भाषा है उस पर लेके। और मैं समझता हूँ कि गंगा जमुना मेरे हिसाब से आज तक की भोजपुरी की बेस्ट फिल्म होगी, अगर उसमें उसको अगर आप डायलॉग और वो देख करके देखें तो अगर। एक और फिल्म जब मैं बचपन में हमने देखा था, उसका रिकॉर्ड हमने खरीदा था, मम्मी ने खरीदी शायद, बड़े भैया ने। हाँ। तो मैं शायद 15-16 साल की उम्र का था। यहाँ नेदरलैंड्स की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। नदिया के पार। अच्छा, नदिया के पार। अच्छा, वो तो भोजपुरी की फिल्म थी, वो तो ऑब्वियसली। ये तो तो वो भी काफी, हाँ वो भी ये तो हम्म, ये तो काफी लेट फिल्म है, नदिया के पार। हाँ जी। जी जी। तो मैं शायद पहले तो मैं श्रद्धांजलि कहना चाहूंगा जी। दीपक साहब को। मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं उनका, एक भी फिल्म उनका नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा। अरे। जी, एक भी फिल्म, क्योंकि मैंने जहां तक मेरा, मैं तो कोई फिल्मकार नहीं हूं, जी। मगर एज अ फैन उनके बाद ऐसा कोई कलाकार नहीं आया जो उनके जी। बराबरी कर। हाँ, मैंने काफी कुछ अच्छे कलाकार को देखा है जी। जिन्होंने उनका नकल किया या कोशिश की है, और कुछ काफी हद तक कामयाब भी हो। उसमें अमिताभ साहब भी है, जी। मौजूद है बिल्कुल। मेरे हिसाब से। ऐसा है जी नहीं जी। मुझे नहीं नहीं, में। बिल्कुल। हाँ, तो दिलीप साहब का एक फिल्म है दाग। जी। तो उस फिल्म के एक गीत में उनको श्रद्धांजलि के उस पे जी बिल्कुल बिल्कुल पेश बिल्कुल करना चाहूंगा। बिल्कुल। अब प्रैक्टिस नहीं किया है मैंने, बस ऐसे ही छू छा के नहीं नहीं, देखा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये इंटरव्यू हो रहा है तो उसके अलावा तो हम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत। तो बस एक छोटा सा एक मुखड़ा अंतरा जी पेश करूं। जी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से भर गया, ढूंढ दे अब कोई घर नया। तलब साहब की गीत है ये, जी जी, थोड़ा सा। और शैलेंद्र जी ने, जी जी। गीतकार शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी आपके बिहार के ही थे ना? जी जी। दिल कहीं और चल, हम की दुनिया से दिल भर गया,
ढूंढ ले अब कोई घर नया। चल जहां हमके मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहां हमके मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई। जख्म फिर से हरा हो गया है मेरे दिल, कहीं और चल। बहुत खूबसूरत, और गीत भी खूबसूरत था। और शैलेंद्र जी जो है वो इस क्षेत्र के, उन्होंने भी एक नया मुकाम सिनेमा को दिया जी, और पूरे। तलत साहब जी जी कितना अच्छा, इतना सुंदर तरीके से, कितना मतलब उसमें कितना सुकून के साथ उन्होंने गाया। और दिलीप साहब तो उनके बहुत सारे गीत प्लेबैक जी जी किए। जी। पहले तो तलत साहब को, मतलब मेरे जैसे लोग तलत साहब को जो है रात को सोते समय सुनते थे, क्योंकि वो तन्हाई का जो मौसम होता है ना, जी अकेलेपन में जो है। और हम लोग शैलेंद्र जी ने एक बात वो लिखते थे कि भाई, वो शैली ने भी, अंग्रेजी के जो पोएट थे, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र था, तो शैली ने लिखा कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल्स अस द सैडेस्ट थॉट। हाँ है है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तलत जी ने ये गीत गाया एक जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर। बहुत मशहूर गीत था ये, कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो तो मैं जी प्रार्थना करता हूँ कि, और दुआ करता हूँ कि दिलीप साहब को, यूसुफ खान जी, उनके आत्मा को शांति मिले। और जितने इंडिया के जितने, सभी तो उनके फैन हैं। जी जी। उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप उनको याद करिएगा। उनको तो भूल कभी नहीं सकते हम। कला को तो कभी कोई भूल नहीं सकता है। कलाकार हमेशा जो है वो नेशन बाउंड्रीज को भी क्रॉस करता है, वो राष्ट्र सीमाओं को पार करता है। वो उसको आप राष्ट्र की सीमाओं में भी बांध के नहीं रख सकते हैं। तो जी कला साहित्य तो ऐसी चीज है, और जहाँ कला और साहित्य को हमने देश काल की सीमाओं में बांध दिया, तो फिर तो वो कला साहित्य है भी नहीं। वो तो फिर आजकल बहुत सारी कोशिशें हो रही है कि उसको बोले कि भाई हम उनको पढ़िए मत, उनको आप लाइक मत कीजिए। मुझे आपका गाना पसंद आएगा तो लाइक ना करने का क्या मतलब होता है। तो ये तो कलाकार की कला है जिसका सम्मान किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि दिलीप साहब का इतना बड़ा एक उनका पूरा, मतलब हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए उस जमाने से वो हैं, और आज उनको देखा है तो एक बहुत बड़ी बात है पूरा सिनेमा के लिए। तो राजमोहन भाई ये बताएं कि सरनामी संगीत, काफी नाम इसका चला, और सरनामी को लोग भोजपुरी भी कहते हैं काफी हद तक, और कुछ अलग भी है। आप इसको थोड़ा बताएं कि सरनामी संगीत है क्या चीज, और ये कब इसकी, मतलब शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में मैं दो चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, वो शब्द सरनामी। तो सरनामी जो भाषा है, हमारी जो भाषा है, उसको सरनामी कहा गया है 1970s में। 1970। ये हमारी भाषा को लोग हम कहते थे हिंदुस्तानी भाषा। अच्छा। ठीक है। वहाँ के जो फॉर्मर स्लेव्स के डिसेंडेंट है, हाँ। क्रियोल जात जो है, वो काफी नेशनलिस्टिक है। ठीक है। जब हमारे पूर्वज इंडिया से सूरीनाम पहुंचे, तो जाहिर था कि वो 5-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए थे। तो उम्मीद यही था कि वो वापस चले जाएंगे। सो दे वर इमिग्रेंट्स। ठीक है। तो इमिग्रेंट्स का तो हालत यहाँ आप अभी इस दौरान में भी सबको मालूम है कि लोग जी जी चाहते हैं नेटिव
जात है वो नहीं चाहते कि वो वहां रहे, ठीक है ना। वो तो दुनिया की एक रिवाज है, समझिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो यही हमारे पूर्वज से भी हुआ। तो हम समझिए इमिग्रेंट्स ही रह गए। अब तो खैर थोड़ा बहुत चेंज आ गया है उसमें पिछले 25 साल में, 20 साल में सूरीनाम में। मगर तो भाषाएं जो थी वहां डच भाषा था। डच भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वहाँ के, जिसमें एजुकेशन तब भी और अब भी लिया जी। जाता है, ठीक है। और एक जो जो मतलब सूरीनाम के ऑलमोस्ट जितने लोग थे जिनमें बातचीत करते थे वो क्रियोल भाषा था, उसको कहते क्रियोल। थे नीग्रो इंग्लिश, ओ, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंट के बाद उससे ही पहले कुछ एक जो नेशनलिस्ट ग्रुप इनके थे, उन्होंने उस भाषा को नीग्रो एंगल, क्योंकि नीग्रो बहुत ही गंदा शब्द है। बिल्कुल, वो तो ऑफेंसिव वर्ड है आज की डेट पे, हाँ। मतलब। तो उन्होंने उसको उसका नाम चेंज कर दिया श्रानांग, श्रानांग तोंगो, मतलब सूरीनाम का भाषा, ओके ओके। ठीक है। तो इस बात को लेकर के जो हमारे हिंदुस्तानी थे उनको ये बात बहुत बुरा लगा अच्छा। कि इन लोगों ने अपने भाषा को सूरीनाम का भाषा कह रहे हैं। हाँ, तो एक ग्रुप मिल करके, जिसमें एक श्रीमान थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, अभी मैं बताऊंगा उनका। तो उन लोगों ने उसके अगेंस्ट हिंदुस्तानी भाषा को बोला कि हम इसको सरनामी कहेंगे, मतलब सूरीनाम की भाषा। हाँ। हम भी इसको चेंज करेंगे कि हमारी भाषा भी सरनामी है। मतलब दोनों के अंदर ये हो गया कि नेटिविटी की बात आ गई। जी, भोजपुरी जो शब्द है, जो नाम है, उसका जी। नाम निशान नहीं था वहां पे सूरीनाम में। ये बात जानना और कहना जरूरी है, ठीक है। तो जब मैंने अपना करियर, नाउ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 30 साल बाद, 35 साल बाद, जब मैंने अपना सूरीनाम के अपने सरनामी भाषा में जब मैंने स्टार्ट किया कि गाना लिखूं, उसके बारे में विस्तार में बताऊंगा आपको बाद में। जी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसके बारे में मैंने सोचा, जब रिकॉर्ड लेबल, एक डच रिकॉर्ड लेबल, काफी बड़ा लेबल है, मेरा पहला एल्बम उन्होंने रिलीज करना चाहा, जिन्होंने किया भी, कंतराकी, जिसमें वो गीत है सात समुद्र पार कराई के, गिरवेटिया गीत। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको मैं सरनामी कहूंगा तो ठीक है, अपने जो लोग हैं यहाँ पे और सूरीनाम में, यहाँ के मतलब नेदरलैंड्स जी और सूरीनाम में सब समझ जाएंगे क्या है। जी। मगर इसके बाहर इंडिया, मॉरिशियस, फिजी में जी तो बिल्कुल। इसका तो कोई नाम और निशान ही नहीं है। वो तो सोचेंगे भाई क्या है, सरनामी क्या है। जी। तो मैंने क्या किया, एंड आई वाज द फर्स्ट वन एंड परहैप्स स्टिल द ओनली वन ओके, यूजिंग। आउटसाइड द नेदरलैंड्स, सरनामी भोजपुरी, मैंने भोजपुरी जोड़ दिया उसमें, ओके। ताकि उसकी पहचान रहे कि उसका मतलब माता पिता कौन है। हमारी भाषा हाँ। में पिता तो भोजपुरी संस्कृति है ना, जी जी जी, ओरिजिनली तो भोजपुरी। पूरी भाषाओं से है ना, अवधी है, जी जी भोजपुरी है, जी। मैथिली है, ठीक है, ब्रज है, मगही है। जी तो मैंने स्टार्ट किया, तो हर जगह मतलब हर एक इंटरव्यू में, जैसे आज भी, जी। और हर एक ऑफिशियल रिलीज पे, मैंने हमेशा अपने बुक्स में भी, जो किताबों की है, अरे कविताओं की बुक मैंने 2 रिलीज जी किया है, सब में मैं सरनामी भोजपुरी बोलता हूँ। तो कुछ लोग यहाँ हैं और वहां भी सूरीनाम में भी, जिनको ये बात पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई इसमें पसंद नापसंद होने वाली बात नहीं है, ये आप लोगों ने डिसाइड किया था उस जमाने में, ठीक है, अपने जो आपकी दृष्टि तब था उसके मुताबिक आपने जो भी किया अच्छा किया होगा, मुझे नहीं पता। मगर मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ कि आप इसको सरनामी कहते हैं, बिकॉज यू आर आइसोलेटिंग द सरनामी कम्युनिटी बाय कॉलिंग इट सरनामी। सो इसमें मैं हमेशा मरते दम तक मैं भोजपुरी जोड़ते रहूंगा।
तो सरनामी भोजपुरी वो हो मैं सकता है कि उनकी अपनी मजबूरियां ये हो कि जो जब पूरी देश के अंदर नेशनलिस्टिक पूरा फर्वर होता है हर जगह पे, राष्ट्रवाद की एक पूरी गेम चल रही होती है, कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म होता है, तो जैसे आपने कहा कि उन अफ्रीकन ने सरनामी नाम से लगा लिया, तो इन्होंने भी सोचा होगा कि भाई हम वो बात जो है, जो जैसे उन्होंने किया जायज अपने हिसाब से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मगर जमाना बदल रहा हाँ है, जी, बिल्कुल। ग्लोबलाइजेशन का भी एक जबरदस्त इफेक्ट है जी जी। है ना? तो उसके मुताबिक मैंने सोचा नहीं, हम अगर इसको आइसोलेट कर देंगे तो लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या है भोजपुर। बिल्कुल। अब बॉम्बे में मैंने बड़े बड़े कॉन्सर्ट मैंने किए, वहाँ पॉप बैंड के साथ सब कुछ। तो जब मैंने कहा कि मैं सरनामी भोजपुरी में गीत गाऊंगा, पॉप गाने, तो लोग तुरंत समझ गए कि अच्छा ये यूपी बिहार से होंगे इनकी संस्कृति, ठीक है। तो जी। मतलब तुरंत ही आई गॉट द अटेंशन। यस। भोजपुरी कहने से वो पूरा, और फिर वो ऐसे हो गए थोड़ा कि भोजपुरी में क्या करेगा ये ठीक। फिर जब गाना सुना उन्होंने तो सब एकदम मतलब मोहित हो गए, आए मेरे पास कि इट्स इनक्रेडिबल। ऐसा लग ही ना रहा कि मैं हम, और यंगस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स पॉप में, क्या नाम है उसका, ब्लू फ्रॉग, अब तो खैर नहीं रहा है, बहुत मतलब ऊंचे लेवल के कहना नहीं चाहिए, मगर हिप जो कहते हैं, मॉडर्न कैफे था वो। जी जी। और वहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब बाहर के फॉरेन के बैंड भी वहाँ पे आते थे उस जमाने में। तो वहाँ पे उसका ऑडियंस जो मतलब नौजवान लोग थे, तो आके आए मेरे पास सभी ने, कह के कमाल है आप, हमको ऐसे लग ही नहीं रहा कि भोजपुरी में आप गा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ यही की कोई भाषा है, इंडिया की ही कोई भाषा है, यू नो। तो बाय कॉलिंग इट सरनामी भोजपुरी, तुरंत वो समझ गए कि आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग एनीमोर। फिर उसके मुताबिक मैंने बताया कि ये भाषा कहाँ से है, हम कहाँ से, फिर मुझे मैं अपना मौका क्रिएट कर लेता हूँ अपने इतिहास बताने के लिए, मतलब अपना नहीं, अपना आपका और मेरा, बिल्कुल का इतिहास है ना। जी जी, एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है। देखिए इतिहास से, देखिए इतिहास आज की डेट पे जो है वो सत्ता का एक बड़ा साधन भी बन गया लोगों का, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे आप हैं इस समय, आपके पेरेंट्स से इतनी जनरेशन के बाद गए, तो एक बहुत मतलब वो इतना जरूरी है आज की जनरेशन के लिए जानना भी, क्योंकि किस बैकग्राउंड में आप बड़े हुए हैं और किस बैकग्राउंड में आपने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर क्योंकि लोग भूल जाते हैं इतनी जल्दी, मतलब यूपी में जाके दिल्ली आते हैं तो लैंग्वेज भूल जाते हैं, और आप जो है वो 7-10 समंदर पार जाकर के जो है पूरी, जहां पर बोलने का अवसर नहीं है, बात करने का नहीं है, वहां पर एक लैंग्वेज को, एक कल्चर को रखते हैं, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट। तो आपका वो पहला क्वेश्चन जो था जी सरनामी भोजपुरी जी। सेकंड क्वेश्चन है कि संगीत कैसे इसमें डेवलप हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2-3 बातें बताना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि हमारी भाषा में, जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, कि इट्स नॉट अ भाषा जिसमें हम लिखते हैं। जी जी जी। कोई लिपि नहीं है, अगर ठीक है, हाँ डायलेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब उससे ज्यादा है। हाँ उससे ज्यादा है। तो उसमें गाने बहुत कम लिखा गया था उस जमाने में, अभी तक बहुत कम लिखा जाता है, और जो भी गाने हैं वो मतलब वो भी उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है। और ज्यादातर गाने जो हमारे लोक गीतों में गाया जाता है, वो इंडिया से लाए हुए गाने हैं। जैसे वो बैठक गाना जिसको हम कहते हैं, वो गीत को हम बैठक गाना कहते हैं। जी, तो बैठक गाना जो है ज्यादा जो है वो पुराने गाने हैं, जो हमारे मतलब यूपी बिहार के जो गीत है, जैसे रातें सपना दिखाई पिया, जी जी, वो मैंने सुना था, बहुत सुंदर है। ठीक है। ये जो गीत है, रोज देखिला तो है सपनवा में, करके ले जा गवनवा फगुनवा में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। के धनुहा एक सोहर है,
के धनुहा तूरे जनक राजा द्वार पर भीड़ भैल भारी रे हो। ये गीत मैंने लोकरब में भी गाया था। जी जी जी। ठीक है, तो ये जितने गीत है ये सब तो उस भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में है जो जी। जिसमें हम बात नहीं करते। ठीक है, और ज्यादातर लोग समझते भी नहीं गानों को। जी जो नई बिल्कुल। जनरेशन पीढ़ी है वो उनको समझ के बाहर है। ठीक है, तो अब मैं आऊंगा अपने गीतों पे और सरनामी भोजपुरी भाषा में जो गीत है। जी जी जी। जब मैं 16 साल की उम्र का था तो यहाँ यूट्रेक्ट में और भी शहरों में, यूट्रेक्ट में हमारे मतलब 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे घर का एक अच्छा। रिकॉर्ड शॉप हुआ करता था, एक हिंदुस्तानी रिकॉर्ड शॉप जहाँ पे फिल्मी एलपी अच्छा जो है, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स थे, और मतलब 90% जो है उस दुकान में फिल्मी गानों के रिकॉर्ड्स हुआ अच्छा। करते थे। ठीक है, तो मैं गाने का बहुत शौकीन था, 15-16 साल की उम्र का था मैं। तो जब भी मौका मिले मैं जाके वहां बैठ जाऊं, पैसा तो होता नहीं कि रिकॉर्ड खरीदूं। तो वो बेचारा जो थे, उसमें तो बेचारा नहीं कहना चाहिए, वो आदमी जो था उस वो अपने ही बिरादरी का था ऑब्वियसली। हाँ, तो मतलब वो देख के मुझे हमेशा मुस्काते थे। उसके आते अच्छा। थे तो मालूम था कि शौकीन है, कभी कुछ बोलता हाँ, रहे। मैं एक डेढ़ 2 घंटा बैठ के वहां रिकॉर्ड सुनता था। अच्छा अच्छा। और कभी कभार जब पैसा मिलता था मम्मी से या भैया से मांग के, तो मैं एक रिकॉर्ड खरीद लिया। ये तो वहां पे मैंने वो पुराने गाने जिससे हम बड़े, जिसको सुन सुन के हम बड़े अच्छा हुए सुरनाम में रेडियो पे अच्छा। जो चलाया हाँ जाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सुन सुन के मैं वहां कभी कभार खरीद लेता। मगर मगर अब जो बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ये बात इसी के कारण आज मैं आपसे से बात कर रहा हूं। क्या हुआ, उस दुकान के एक कोने में एक कोने में 2-3 बक्से में रिकॉर्ड्स रखे थे, शास्त्रीय संगीत के और गीत गजल, अच्छा। और कुछ जैसे टैगोर साहब के गीत, हाँ रविंद्र संगीत, जी और कुछ पंजाबी गीत जैसे शिव कुमार बटालवी जी के, ऐसे जी कुछ। मगर गजल जो था उसमें मेहदी हसन खान साहब की, जगजीत भाई की, ऐसे मतलब बेगम अख्तर साहिबा की, जी। अच्छे 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 कलाकार के। तो मैं क्या करता था, मैं उस लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स पे बैक साइड पे, कवर के बैक साइड पे हमेशा उसके बारे में लिखा जाता। हाँ, बैकग्राउंड पूरा लिखा रहेगा। तो मैं पढ़ता था, मैं कहा यार ये लोगों को तो मैं जानता नहीं, क्योंकि सूरीनाम में सिर्फ फिल्मी गाने और लोकगीत या तो हाँ जी फिर धार्मिक गीत जी जी। रेडियो पे चलाया जाता था और या गाया जाता था। तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि ये लोग तो बहुत बड़े कलाकार है भाई, हम सुनेंगे इसको, जी। इनको सुनेंगे। तो सुना मैंने और बहुत बुरा लगा मुझे वो अच्छा। गाने। हाँ, देखा ये क्या बकवास गाने हैं, ये तो इसको अच्छा भी नहीं लगता, ये तो क्या है, और हाँ, तो समझ में नहीं है कि क्या गा भी क्या रहे हैं। ठीक है, बहुत बुरा लगा। फिर खैर मैं चला गया, मैं गजलों की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। फिर वापस आया, फिर जाके देखा कि यार ये लोग इतने बड़े क्यों हैं, अगर गाने इतने बुरे गाते हैं तो इतने बड़े कलाकार कैसे हो सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर वो रिकॉर्ड लगाया, नहीं कुछ तो बात होगी यार, कमाल है। फिर लगाया, अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं। अब जो दुकानदार थे उनको भी कोई नॉलेज नहीं था रिकॉर्ड के बारे अच्छा। में। ठीक है, तो वो तो चाहते कि हर एक मतलब टेस्ट का हाँ उसमें कुछ। पूरा सबका। तो उनसे अगर कुछ पूछे तो वो भी कहे कि यार हमको नहीं मालूम, आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ। 15-16 साल की उम्र का। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ पैसे वैसे बिटोर के, जोड़ के, मैंने वो रिकॉर्ड खरीद लिया। कौन सा रिकॉर्ड, जो मुझे पसंद नहीं था। ओ। हाँ, जो मुझे नहीं पसंद था वो मैंने खरीद लिया। क्यों खरीदा, मैंने कहा मैं इसको इत्मीनान से घर पे सुनूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या खासियत है। अच्छा। तो जाके ऐसे धीरे धीरे मैं ऑब्सेस्ड हो गया।
अच्छा अच्छा। दीवाना हो गया मैं गजलों की। हम्म, तो कोई 4-5 साल बाद, जी 4-5 साल बाद तो मैं तो एकदम डूब गया था गजलों में, जी। सुनता था रातों दिन रोज। फिर क्या किया मैंने सोचा कि यार ऐसे ये गजल जो है मैं इसको गाना चाहता हूँ। तो क्या जी करता था मैं, जो क्योंकि गजलों में उर्दू तो बहुत टफ है, तो मैं डिक्शनरी हाँ डिक्शनरी खरीद के जी फिर देखा करता था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इंग्लिश, जी उर्दू, इंग्लिश जो भी है रोमन लैंग्वेज में लिखा जी। तो मिल जाता था मुझे। तब जाके मैंने 4-5 साल बाद मैंने गुरुजी को ढूंढा कि मैं गाना चाहता हूँ गजल। तो गजल मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, गजल हम्म, गजल स्टार्ट किया। क्लासिकल ट्रेनिंग ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट किया एम्स्टर्डम में। तो फिर उस्ताद जमालुद्दीन भाटिया जी गुरुजी हाँ। में, उनके, तो जो उस्ताद जी आपके एम्स्टर्डम में ही थे? जी हाँ, जी हाँ, वो बॉम्बे में भी रहते थे और एम्स्टर्डम में भी, अच्छा। और बॉस्टन में अमेरिका में भी उनका एक स्कूल था। तो फिर गुरु जी से मैंने कहा मैं गजल सीखना चाहता हूँ। गुरु जी कहा ठीक है आप सीखिए, पहले शास्त्रीय संगीत सीखिए, मतलब तब सब कुछ आ जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। ऐसे हमने स्टार्ट किया। तो फिर मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। हम्म, हाँ, आई हैव टू गो बैक। जब मैंने गजल, गीत और गजल 1 साल के अंदर जब मैं दीवाना हो गया, तो मैंने पूछा दुकानदार से कि भाई ऐसे गानों, अपने भाषा में ऐसे गाने नहीं है क्या? तो बहुत जोर से हंसा। कहा कि हाँ, कहा कि सर्वनामी भाषा, हमारे टूटा फूटा भाषा में ऐसे सुंदर गीत थोड़ी हो सकता है, तुम पागल बाप हो, रे। अच्छा। क्या बात करते हो यार, तुम तो दीवाना हो ही हैं, बुढ़ों के गाने सुनते हो तुम, और ये उल्टा सीधा सवाल करते हो। बहुत जोर से हंसा। तो मैं भी हंसा उनके साथ, मगर मुझे बुरा लगा सुन के ये, अच्छा। बहुत बुरा लगा। खैर, फास्ट फॉरवर्ड, फिर जब मैं गाना धीरे धीरे गाने लगा, परफॉर्मेंस छोटे मोटे से बड़े बड़े कॉन्सर्ट करने लगा, एक नाम भी हो गया हॉलैंड में, सूरीनाम में, खास करके नेदरलैंड्स में। तो वहां पे तो फिर कोई 7-8 साल बाद वो बात मेरे जहन में फिर आई दिमाग में कि ऐसे गीत जो है, ऐसे गाने, गीत गजलनुमा गाने, अब तो मैं हम्म, कलाकार भी हो गया था, हाँ। दाल रोटी भी चल रहा था उससे। मैंने कहा कि ऐसे गाने हमारे संस्कृति में होनी चाहिए। तो उस टाइम में मेरा जो एक काफी अच्छा नेटवर्क भी हो गया, राइटर्स के, शायर के, जो मतलब कवि हैं अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमारे समाज में थे। तो हम्म, उनसे मैंने संपर्क किया। मैंने कहा यार आप लोग मेरे लिए ऐसे गीत लिख सकते हो क्या? हम्म, कैसे गीत? गीत गजलनुमा गाने, टैगोर साहब के ऐसे गीत है, हाँ बंगाली हाँ। हैं, शिव कुमार बटवारी जी का, ऐसे वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो वो भी मुझे बहुत जोर से हंसे। कहा तुम पागल, दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा अच्छा खासा नाम है, हैं? तुम सरनामी में गा के आके तो सब गवा दोगे। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं, मुमकिन नहीं है। यार मैं बहुत मायूस हो गया। बहुत मायूस होकर फिर कोई 4-5 साल बाद, आई वाज ऑलमोस्ट 34, 25, 33, हम्म, उस एज में मैंने कहा ये गाने मैं खुद लिखूंगा, हाँ। कुछ भी हो जाए, कैसे भी, सबसे हम्म, सहायता दे दे के शेर शायरी कैसे करना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने स्टार्ट किया। तब जाके 2005 में मैंने वो एल्बम रिलीज किया। ठीक है, वो आपका एक हिस्सा जब हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा ये है जो मैंने पहले भी बता चुका है, ऐसे गाने नहीं थे और नहीं है। नहीं, गजल क्योंकि उर्दू की स्पेशलाइजेशन है और वो नहीं, हिंदी में भी नहीं होती है नॉर्मली। एक बात और था, एक बात और थी कि मैं चाहता था कि अभी तो मैं आई वाज मतलब क्या कहते हैं, आई वाज एन आर्टिस्ट, लोग मुझे चाहते थे, फैंस थे, ये वो। मैंने कहा कि ये गाने मैं लिखूंगा, गाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा इंटरनेशनल लेवल पे, और दुनिया को बताऊंगा कि हमारी भाषा की खूबसूरती क्या है। वो तब मैंने तय किया था। ये मैं आपको 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इस साल पहले मेरा अराउंड 2000, हाँ अराउंड 95 2000। हाँ, क्योंकि 2005 में मेरा पहला एल्बम भोजपुरी एल्बम गीत वो गजलनुमा गानों का
कंत्राकी मैंने रिलीज किया। क्या नाम? कंत्राकी ना? कंत्राकी। कंत्राकी मींस कॉन्ट्रैक्ट लेबरर से ओके कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट से कंट्राक्ट, कंट्राक्ट से कंत्राकी, जैसे अग्रीमेंट से गिमिटिया हुआ है। जी तो जी जी जी। कंत्राकी। तो फिर जब हमने, और एक बात और थी, क्योंकि पॉप म्यूजिक का मैं हमेशा शौकीन था और मैं चाहता कि हमारी भाषा में पॉप म्यूजिक भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आज की जनरेशन से उसको लिंक भी होना चाहिए ना, क्योंकि हम पास्ट में फंसे हुए नहीं होने चाहिए। तो 2012 में मैंने अपना एल्बम दायरा रिलीज किया। हाँ जी। उससे हमारे जो कम्युनिटी है वो, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारी भाषा से सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मगर हाँ, उसके फॉलो अप बहुत कम है कुछ गिने चुने कलाकार, नए कलाकार जो करते हैं और अच्छा है, वो फॉलो करते थोड़ा बहुत हमको। तो खास करके इस जमाने में कि नौजवान वो समझते कम है मगर गाते हैं, लिखते हैं। तो मैं खुश हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट हुआ है। और अभी अच्छा तो खैर इंडिया में क्या वेव है वो भी अच्छा है। जी। अभी देखिए कि अच्छे अच्छे गजल गायक भी नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ रहे हैं, भोजपुरी में पॉप आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। दुई मुट्ठी पे सॉरी माफ करूंगा, थोड़ा ज्यादा समय नहीं ले नहीं रहा नहीं, आप बोले, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हूँ, आप तो मैं भूल जाऊंगा। हम्म, आपने दुई मुट्ठी का नाम लिया था, आपने जी लिखा सुना था, वो मेरा सेकंड गाना था गिमिटिया हिस्ट्री पे, जी वो दूसरा गीत था। तो दुई मुट्ठी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। जी। मैं 2017 में मैं बॉम्बे गया था। पहले बॉम्बे, बॉम्बे से फिर मैं फर्स्ट लोकरंग फेस्टिवल में भाग लेता, मैं जो मेरे लिए फर्स्ट लोकरंग फेस्टिवल था। तो उससे पहले मैं एक हफ्ता कहा गया था बॉम्बे, क्योंकि नितिन चंद्रा वो फिल्म मेकर है। उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं आपके इस गाने का एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, उसमें एनिमेशन होगा और आप होंगे। जी उसके लिए आप अगर बॉम्बे आ सके तो प्लीज आइए कि हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वीडियो शूट कर लेंगे, फिल्म। मैंने कहा ठीक है। तो उनके घर पे मैं था। 2017 की मैं अप्रैल की बात बता रहा हूँ आपको, हाँ जी हाँ जी। एंड ऑफ मार्च बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। तो ऐसे हम बातचीत कर रहे थे उनके घर पे, गिटार भी मेरे पास ही था, कुछ गाने देख रहे थे। तो उनके पास एक फोन आया। मैंने कहा भाई राज भाई एक फोन आया है, ऐसे ऐसे करके फोन आया है। हम्म, मैंने ऐसे कहा कौन है भाई? हम्म, एक एक्टर है। मैंने कहा कहा ऐसे कहा कि पंकज त्रिपाठी। मैंने कहा पंकज त्रिपाठी तो बहुत, मैं तो उनका मतलब बहुत कमाल का एक्टर है। उन्होंने कहा यू नो हिम? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई नो, आई हैव सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर। ओके। कमाल, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। तो पंकज भाई से बात हुई फर्स्ट टाइम। उन्होंने सुना था कि मैं वहां हूँ। तो पंकज भाई ने मुझे कहा कि भैया आप तुरंत सब कुछ काम छोड़ छाड़ के, उनका मतलब बात करने का तरीका इतना अच्छा है और अच्छा इतना मतलब जॉली है। तो क्या आप सब काम धाम छोड़ के भैया आप मेरे घर पे आ जाइए, मुझे आपका पैर छूना है। मैंने कहा अच्छा। भैया मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या किया पंकज भैया मैं, आप इतना श्रेष्ठ कलाकार हो, कहे नहीं 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 आप प्लीज राज भैया आप अभी आ जाइए। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या, बात क्या हुई? कहा कि मेरी बीवी जो है उनको भोजपुरी गाने से नफरत है और अच्छा। मैं तो भोजपुरी का दीवाना हूँ। हम्म, कहा मगर जब से आपका गाना सुना है, उन्होंने कहा अगर भोजपुरी गाने ऐसे होते तो मैं रोज भोजपुरी सही। और मैं बिल्कुल। बहुत से हंसा। मैंने कहा यार क्या बात है। तब से हमारे एक दोस्ती हो गई है ना। तो मगर तो फिर एक बार उनसे मिले हम दो साल बाद, क्योंकि वो जब बिजी तब मैं बिजी, तब वो बिजी तब हम बिजी। तो ऐसे 2 साल 2019 में हमने उनका कहीं रिकॉर्डिंग था, कहा कि आप यहीं आ जाइए, आप बॉम्बे में हो तो आप प्लीज आ जाइए, हम लंच करेंगे। तो स्टूडियो में था कहीं बॉम्बे में अंधेरी में। तो कहा मेरा डबिंग है, तो डबिंग करके हम लंच करते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसी बहाने आप डबिंग भी देख लीजिएगा। ठीक है, पहुंच गया मैं, डबिंग हो गया। फिर जब बाहर आए, गले वाले मिले स्टूडियो में ही, तो सबको बुलाया उन्होंने, जो मतलब वहाँ काम कर रहे थे, जो डायरेक्टर ये वो जो भी थे, उन्होंने कहा कि आप आइए इनसे मिलिए, राजमोहन ये ऐसे करके मुझे मेरा परिचय दिया है।
फिर जाके पलटी मार के बैठ गया वो एक सोफे पे, वहीं पे कहा आप इनका गाना लगाइए दुई मुट्ठी। और सबको दुई मुट्ठी सुनाया और साथ साथ में गाए वो, जी पलटी मार के बैठ गए वो सोफे पे कि आप सुनिएगा, है ना। तो दुई मुट्ठी से आपने शुरू की बात, तो ये बहुत ही पते की बात है। तो दुई मुट्ठी एक ऐसा गीत है जो जो बहुत इंडिया में बहुत लोकप्रिय है। मुझे लगता है कि आप मुझे अभी यहाँ पर सुना दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग तब तक रिफ्रेश हो जाएंगे। और ये इतना खूबसूरत गीत है वाकई में कि हमको भी मतलब जो है लगा कि ये गीत में कितना दर्द भी है और कितना इतिहास भी है। अगर लोग इसी से भी इतिहास सीखना शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। दुई मुट्ठी का मैं काफी दिन हो गया, ठीक है, कोशिश करता हूँ। जब बन ले तू ताकत और कर ले इरादा, उतर ले जब पगड़ी न सोच ले नतीजा, जब बन ले तू ताकत और कर ले इरादा, उतर ले जब पगड़ी न सोच ले नतीजा, गांव पिंतु लौटिए न लौटिए, पलवार फिनो देखिए न देखिए, कोई आस पी के रह गए, कोई आड़े में सुसके है, रोवे माई बाबा तीहा मन में धरे है, छोड़िस जब जहजिया कलकत्ता के किनारा, छूटल सब रिश्ता नाता भगवान के सहारा, छोड़िस जब जहजिया कलकत्ता के किनारा, छूटल सब रिश्ता नाता भगवान के सहारा, निकर ले सरनाम के ओरे, नवा नवा तकदीर से नाता जोड़े, निकर ले सरनाम के ओरे, नवा नवा तकदीर से नाता जोड़े, कैसन हवा चली, क्या हवा चलता किसी को पता है कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। कैसन हवा चली, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, दुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी, कैसे भला चली, खर्चा ही यार खर्चा हुआ, क्योंकि पैसा भी भेजना था गांव, कैसे भला चली। अब रिक्रूटमेंट नपले सबतों के ऊपर से नीचे, हाथ गोर में जांगर बार पीठी भी जबर है, हौसला भी मन में दबल है, साथ में इरादा भी अटल है, अब दुख रही न चिंता ये भी रही न खाली, हौसला अब दुख रही न चिंता ये भी रही न खाली, घर अंगना अपन रहेगा, रही जिंदगी में खुशहाली, निकर ले सरनाम के ओरे, नवा नवा तकदीर से नाता जोड़े, बकी चिंता भी हिया भारी, गिरमिट खड़ा गवारी, गिरमिट को हम दुख कहते हैं, दुख को हम गिरमिट कहते हैं, मतलब दुख का एक शब्द हो गया है गिरमिट।
बकी चिंता भी हिया भारी, गिरमिट खड़ा गवारी, मंझा के अंधेर से भला के हिम्मत ना हारी। बांधल तो राजादी तू कंट्राक्ट में बांधल बाटे, कंट्राक्ट एग्रीमेंट, ओ बांधल तो राजादी तू कंट्राक्ट में बांधल बाटे। कुछ कौरी खात तू कैसन हाल में आज दबावल बाटे। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। गाँव का पठइये कैसन मुँह देसवा देखइये। खाली छोरी बाने वापस गाँव अब कैसे जइये। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। है अलबत मजूरी, बाकी खड़ा है धन कुछ दूरी। कैसे भला चली हुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी। हुई मुट्ठी एक दिन के मजूरी। कैसे भला चली। बहुत 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 खूबसूरत है और बिल्कुल एक जो संघर्ष उस जमाने में लोगों का था उससे भी जुड़ता है, जिसको हम अक्सर भूल गए। तो मैं यहीं पर ही आना चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे साथियों को ये बताएं कि जो यहाँ से आप के जो सूरीनाम आपके ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी वो किस जमाने में गए, क्या पीरियड था उनका, और आप कौन सी जनरेशन के हैं, ताकि जो यहाँ से जब गए थे तो क्या लोगों को पता था कि वो सूरीनाम जा रहे हैं या कोई पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उनको कोई आइडिया नहीं था। सूरीनाम को लोगों ने बताया श्री राम देश, वहां पे सोना निकलता है जमीन से, है ना। अच्छा। तो वही सोचता था कि अब दुख रही ना चिंता। हाँ, तो जी जी, हर अंगना अपन रहेगा, सब कुछ है, और जेबी रहेगा ना खाली। ठीक है, तो जेब खाली नहीं रहेगा। अब तो वहां पे श्री राम के देश जा रहे हैं, वहां पे मतलब ये सपना बेचने का काम पहले से ही होता था, मतलब इस देश में जो है। जी जी जी। नहीं, ये तो खैर उनका पॉलिसी था ना, गोरों का, उनका पॉलिसी। और एक बात बताना बहुत जरूरी है जो इस गाने में नहीं है। मैं एक नया गीत लिख रहा हूँ, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। जी जी। मगर इसी टॉपिक पे मैं एक और गीत लिख रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ जो पहले दो गीतों में मैंने ऐड नहीं किया। इसलिए मैं ये नहीं, क्योंकि मैंने और कोई गीत इसके बारे में लिखना नहीं था, क्योंकि दो गाना लिख लिया। ठीक है, कथा जो बताना था मुझे, जो दिल में है बात और इतिहास, मैंने बता दिया। ठीक है, मगर एक गलत फहमी है जो कुछ लोग जानते हैं और कई लोग जानते हुए नहीं जानना चाहते हैं, और बहुत लोग नहीं जानते हैं। 3 कैटेगरी है जी। ये बात जब सुभाष चंद्र कुशवाहा, सुभाष भाई ने रिसर्च में जब उन्होंने चौरी चौरा लिखा, तो उन्होंने मुझे बताया बारीकी में कि हमारे पूर्वज जो थे उनका गरीबी का कारण क्या था। गरीबी का कारण वहां से चले जाने का जो निर्णय उन लोगों ने लिया था, उसके कारण गोरा जाति नहीं था, उसके कारण अपने लोग थे जी, जो ठाकुर जमींदार लोग थे जी, वो अपने लोग थे जो उनको इतना दबाते थे कि मतलब या तो मर जाए वहां या तो कोई और रास्ता ढूंढे। तो ये एक रास्ता था, एक उपाय इनको मिला। मैं ये नहीं कहता कि ये जो गोरे थे वो महात्मा लोग थे, नहीं, वो गांव का जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति प्रथा थी, जो जातीय उत्पात था, उससे बचने के लिए लोग शहर भी गए और बाहर भी गए। हाँ, तो भागे वो वहां से इनके अत्याचार से।
ठीक है, विदाउट नोइंग कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या, मगर हाँ हम जी। सोचा कि कम से कम यहाँ से तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और अच्छा, वहां पे हार्ड लेबर किया उन्होंने जी में, सूरीनाम में बहुत जबरदस्त, और वहां पे उनको पिटाई हुई, और मतलब क्या कहते हैं, दबाव थी वहां पे भी, ठीक है। हाँ, मगर मगर कुछ बचता भी था। और फिर 1870 1897 में 1897 में जी। वहां का सरकार, क्योंकि वो देश खाली था, वो चाहते थे कि लोग यहाँ बसे हैं उनके इकोनॉमिक के लिए। जमीन तो उमीन पे। हाँ, तो फिर एक लॉ आया, वो पहले गाने में मैंने वो गाया है, कंतराकी में, बात में गाऊंगा मैं जी अगर मौका मिले तो। उसमें मैंने बताया है कि what was the reason for them to stay there in Suriname? The reason was कि वहां पे उनको उनके नाम पे खेत मिलता था, 1.5 एकड़ की जमीन उनके नाम पे, मतलब, ठीक है। तो बताइए कहाँ इंडिया और कहाँ वहां पे उनका अपना, मतलब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनका अपना खेत जमीन हो गया। 5 साल के बाद काफी तरक्की कर दी। यहाँ 50 साल 60 साल के बाद भी गांव में स्थिति जी जातीय भेदभाव वैसा का वैसे ही है। हाँ, खैर वो तो मैं जज नहीं कर सकता, आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मैं काफी दूर हूँ कि हाँ वहाँ पॉलिट। नहीं, वो तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो लिबरेशन है, मतलब ये होता है हमेशा से कि जो जो दबा हुआ है लोकल फ्यूडल सिस्टम में, उसके लिए जो विदेशी फ्यूडल है वो कई बार जो है वो ज्यादा रास्ता खोल देता है। और सही बात इसीलिए वहाँ की कॉलोनाइजेशन खराब था, कॉलोनाइज जी पावर ने दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन किया, लेकिन जी कई लोगों के लिए रास्ता भी खुल गया उससे। जी जो बिल्कुल अपने ही समाज में दबे हुए थे उनके लिए एक नई विंडो ओपन अप हो गई। जी। तो ये देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे, मेहनत उन्होंने किया सूरीनाम में, कस के मेहनत किया, वो तो इंडिया में भी करते थे। जी हम लोग तो मेहनती, हम इंडियन लोग जो हैं, हम मेहनती लोग। जी बिल्कुल। वो चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कश्मीर का, जी हमारी जो जात है, हम तो एक ही जात है ना, हम तो ऐसे हम समझते बिल्कुल। हैं, हाँ हाँ सही बात। ठीक है। तो हमारी जो जात है, वो तो मेहनत करने वाले हैं, है ना। तो हमारे हाथ कभी बंधे हुए नहीं थे मेहनत के लिए। हम हमेशा, हमने जेब में हाथ डाल के नहीं घूमे इधर उधर, जी जी ठीक है। मगर हाँ, उसका फायदा इंडिया के बाहर ज्यादा था शायद। इतना मुझे मालूम है कि हमारे पूर्वज जो थे, वो उस दलदल से निकल के, उस जी गरीबी से निकल के, उस सिचुएशन, उस हालात से निकल के, पॉलिटिकल ऑपरेशन के सिचुएशन से निकल के, जात पात के सिस्टम से निकल के, आज देखिए हमारे यहाँ जात पात का नामो निशान नहीं है, नहीं है, नहीं मिलेगा। जी। जितने ये लोग, सवाल एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है कि कई बार जब जो ऐसे कलाकार, आपके साथी कलाकार ये बहुत बाहर से आए, लोक रंग में उनके प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो ज्यादातर तो भजन गाते हैं या बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या बात है कि अभी तक जो है जैसे पेट्रियार्की या पितृसत्ता का जो पूरा खेल है वो भी दिखाई देता है। ऑब्वियसली तो ये पूछते हैं लोग कि क्या वहां जाके बदलाव नहीं आया। बदलाव इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ कि कई बार जो होता है, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं रॉन्ग्स को, हिस्टोरिकल रॉन्ग को, हम क्वेश्चन कर रहे हैं रिलीजियस रिचुअल्स को, ये जो हमारे ऊपर जो परंपराएं थोपी हुई हैं, ये पुरुष सत्ता या कोई भी आप उसको कह सकते हैं, जैसे तो उस सेंस। हाँ, कुछ बातें हैं जो हमने अपने करेजे से लगा के रखे, वो है हमारी संस्कृति, ठीक है। संस्कृति ऑब्वियसली रिलीजन से, धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई नहीं ऐसा कुछ, उसमें कोई नहीं है। मगर जैसे शादी विवाह होते हैं, ये सब 3-3 4-4 दिन बारात, ये सब होता है, हाँ मुंडन, क्या कहते हैं उसको, तिलक, हाँ, तिलक है, मुंडन है। हाँ, सब होता है, मगर भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। सब आपस में मिल के, मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करती, लड़की लड़का को, तो वो नहीं देखते कि यार ये क्या है, ये उसको तो ये तो लड़का है, बस खत्म बात। उसमें जात पात के मतलब आइडिया आते ही नहीं है।
ये बहुत आप बात बोले, क्योंकि इसमें दो चीज मैं आपको, क्योंकि एक इसलिए बीच में कह रहा हूँ कि जो आपने बात बोली बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई जात पात उसमें दिखाई नहीं देती है। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग, जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडेंचर्ड लेबर थे या जो गिरबिटिया लेबर थे, जो बहुत पुराने गए, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन के भारतीय हैं, जो एनआरआई जिनको आप बोलते हैं, जी। आप भी एनआरआई हैं लेकिन जो अब नए एनआरआई जो बन रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हेट फिगर्स हैं। आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर जितना भी हेट का मटेरियल इस समय ट्रांसफर हो रहा है, वो अमेरिका, इंग्लैंड से, कनाडा से जो भारतीय हैं, अपने अपनी दुनिया में बसे हुए हैं, अपने अपने धर्मों के अलग अलग, अपनी जातियों के मंदिर हैं, और एक दूसरे के साथ शादी करने में कतरा रहे हैं लोग अभी वहां पर भी। और बहुत सारा वार। तो ये आपकी जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कम से कम वो दे आर नॉट बिलीविंग इन दिस। हाँ, देखिए देखिए, ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात मेरे कानों में पहुंची है भी, जो एनआरआईज है। खैर, मैं जज नहीं कर सकता हूँ, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ ये नहीं है। हम लोगों के, हमारे बिरादरी में जैसे कहते हैं ना, हमारे जी हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत अच्छी बात है। ये अलग बात है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी जो है, उससे मेरा, ऑब्वियसली मैं कलाकार हूँ तो हमारे ताल्लुकात है, उनसे भी मैं बातचीत कभी कभी करता हूँ। और जब कोई वो प्रोग्राम रचाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए भैया, ऐसा है, क्योंकि जो एनआरआई है, जो नया जनरेशन एनआरआई है, वो मतलब एम्बेसी को एकदम कब्जा करना चाहते हैं। तो एम्बेसी, नए एम्बेसडर तो उनको क्या मालूम, वो आते हैं, देखते हैं, अच्छा ये है वो है, बस ठीक है, गुड। तो ठीक ठीक से उनको मौका, हालांकि उनको मालूम है कि द लार्जेस्ट हिंदुस्तानी कम्युनिटी आर द पीआईओस, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हम हैं। हाँ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट इज ठीक है। रियल। तो जब जब मैं इनसे बात करता हूँ या कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति को जिंदा रखने में हमारे लोगों का, माफ करना, एनआरआई के नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनआरआई यहाँ गोरों के साथ शादी करते हैं भैया, माफ करना। नहीं, वाकई। नहीं, गोरों के साथ करना चाहते ना, कालों के साथ नहीं करते। तो काले में तो कलर का फेयर कलर बड़ा चाहिए ना हमको। तो वी आर ऑब्सेस्ड। तो मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट अगेंस्ट, क्या कहते हैं, इंटररेशियल मैरिज, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना कि आप अगर गोरों के साथ, देखो ऐसा है, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम जो लोग हैं ना, हम हिंदुस्तानी लोग जो है, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तानी लोग जो है, जी, वी आर नॉट प्राउड। वो प्राउडनेस इज ओनली देयर इन इंडिया। इंडिया के बाहर वी आर नॉट प्राउड। व्हाई नॉट? मैं बताता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ, ये बहुत ही जरूरी बात है, ये इसके बारे में लोग बात करते भी नहीं। कोई भी इंडियन, भले हमारे बिरादरी के, सुरीनाम के बिरादरी के या एनआरआई के, जब वो इंटररेशियल मैरिज करते हैं, देन दे अडेप्ट द डच कल्चर एंड forget about their own culture. अपने बच्चों को वो संस्कृति और भाषा नहीं सिखाते, because they have been married to a superior culture. ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है, आज मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इसी चीज को लेके मैं आपको, मेरा सवाल भी यही था आने वाले सवालों में, कि आप इतने सालों साल रहे जहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल अलग है, तब भी आपका इतना प्यार मोहब्बत और उसके प्रति जो अपनी भाषा के प्रति, ये कैसे हो? क्योंकि कई बार स्कूल नहीं मिलते हैं, कई बार आपको लोग नहीं मिलते हैं, जैसे बहुत ढूंढना पड़ता है, जो आप जानते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं। तो ये है कि मैं कहता हूँ भाई, देखो, प्यार ना तो कलर देखता है, ना रिश्ता, ये तो खैर आप समझदार हो, हैं? तो वो तो ठीक है, प्यार तो प्यार है, आप किसी से भी शादी करो भाई, आपके प्यार है तो आप कीजिए, इंसान इंसान है, हम सब इंसान हैं, वो अपनी जगह। मगर फिर इसका अपने संस्कृति को कचरे के डब्बे में डालने की क्या मतलब होता है? That means that you're not proud enough. Because if you were, अगर आप
को गर्व होता अपने संस्कृति पे, अपने देश पे, अपने इतिहास पे, अपने क्या कहते हैं पूर्वज पे, तो आप नहीं शर्माते अपनी भाषा बोलने, ठीक है, आप नहीं, आपको शर्म नहीं आती, तो उसका मतलब जो तो मैं हूं, मुझे क्या मालूम, मगर मैं तो कलाकार, मगर मैं यही नतीजा निकालता हूं कि दैट यू आर नॉट प्राउड, क्योंकि मैं आई एम प्राउड, आई डोंट नॉट से कि मैं अच्छे इंसान हूं, ये मैं नहीं कहता। नहीं ठीक है, वो मतलब वो आपने अपने उसमें इतने, देखिए नेदरलैंड है जहाँ पर इतनी हिंदी नहीं है, इतना आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे लोग, तब भी वहां पर रह के आपने कला को जीवित रखा, उस पर आप लगातार कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक कविता बताऊंगा जो डच में है, अच्छा, ट्रांसलेट करके बताऊंगा मैं, छोटे से कविता है और कई मतलब ऑफिशियल पब्लिकेशन में यूज किया हुआ है। This is about minorities and about the white superiority, अच्छा, white supremacy, उसके बारे में है, छोटी सी कि गोरे हमको अपना इतिहास बताते हैं और हम सुनते हैं, और गोरे हमको हमारा इतिहास बताते हैं और हम सुनते हैं। हमको बताने का मौका नहीं होता, हमको बोलना नहीं चाहिए, हमारे पास मुंह नहीं, हमारा मुंह जो है छीन लिया गया है। नहीं, तुम्हारे इतिहास के बारे में मैंने रिसर्च किया, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे फलान गांव में आपके पूर्वज थे, गोरों का ये एक लक्षण है। तो मैंने क्या किया है, अपने आप को कोशिश ये है कि 20, 25, 30 साल के अंदर अपने संस्कृति, इतिहास और भाषा के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा कर लूं कि जब मैं किसी टेबल पर बैठा हूं, कोई भी हो, वो अपने ही हो या गोरा, तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि 1 मिनट आप अपनी कथा बताइएगा, अपने इतिहास के बारे में मुझे बताइए, मगर मेरे इतिहास में प्लीज डू नॉट डेयर, आप मुझे मेरे बारे में मत बताइएगा प्लीज। तो वो ये हो जाते हैं। मैंने कहा क्योंकि आप कुछ नहीं मालूम है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये जो किताब आप लोगों ने लिखा है वो अपने फायदे में लिखे है, अब वो किताब पढ़िए जो हम लोगों ने लिखा है अपने इतिहास के बारे में। तो दिस इज द वे आई हैव डिस्कशंस विद द कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, मैं कसूरवार नहीं ठहराता हूं किसी को। मैं ये कहता हूं कि देखिए, अगर आपको खुद अपने बारे में नहीं मालूम है तो दूसरे आपको बताएंगे, भाई यार तुम इंडोनेशियन है ना यार, तो तुमको अगर नहीं इंडोनेशियन, मैं तो इंडोनेशियन नहीं हूं, तो कैसे नहीं हो, तुम तो लगते हो पूरा इंडोनेशियन। तो ये तो ऐसे ही है ना राजमोहन भाई, कि नॉलेज पे जो कब्जा करता है, तो हमारे देश के अंदर जो है, क्योंकि हम लोग भी एक आपने कहा कि इंडियंस, दरअसल हम लोग जो है अपनी जातियों में फख्र करते हैं, वी आर मोर प्राउड ऑफ आवर कास्ट। और आप जो गुरु पे हम जैसे जैसे हम गुरु को कह रहे हैं, वैसे वैसे हमारे यहाँ भी ब्राह्मणों ने पूरी संस्कृति पे कब्जा किया, नॉलेज पे कब्जा किया, हमको उस नॉलेज से डिनाई किया। और वही बात जो गोरे कर रहे हैं, गोरे कम से कम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देता है कहीं पर, उसका सटल वे है, लेकिन ब्राह्मण तो पूरी वो पढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी आपसे छीन लेता है। और दैट इज व्हाई पीपल मूव आउटसाइड विलेजेस, जैसे आपने कहा जनरेशन। इसके बारे में मुझे डिस्कशन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ कहना आपसे। जी जी बिल्कुल। एक जात जो है, कोई भी जात हो, कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, जिनके हाथ में डंडा है, वो डंडा किसी को देंगे नहीं। वो भले सूरीनाम के काले हो, इंडिया के ठाकुर या ब्राह्मण, वो नहीं देंगे। हाँ, ये अलग बात है, उस डंडे को हमको छीनना है। जब तक हमारे अंदर वो साहस नहीं होगी, वो हिम्मत नहीं होगी कि हम वो डंडा छीनेंगे, या तो उसको टुकड़े टुकड़े करके बांटेंगे, ठीक है। तो वो जो है, मैं अपने लोगों को इंडिया में यही कहना चाहूंगा कि वो छीन लो डंडा, छीन लो। जैसे आप लोग हैं, जैसे नैरेटिव है, मतलब जो सबसे बड़ी जो पावर एलीट है दुनिया भर के अंदर, आप भी जानते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन बिल्डिंग अप नैरेटिव्स। हाँ,
ब्राह्मण्स ने नैरेटिव बनाया, गोरे नैरेटिव बनाते हैं। जैसे नैरेटिव है, आप लोग जानते हैं कि हमको कहा कि भाई कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका या वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। हाँ। अब आप बताइए कि इंडिया वास्को डी गामा 1498 में शायद आया, 1497 1498 में, तो क्या उससे पहले इंडिया था नहीं क्या? ये लोग तो इन्वेडर्स थे, उनको डिस्कवरर बना दिया। इस देखो अभी जो नेटिव इंडिया का, साउथ अमेरिका का, और अभी इतिहास ये कह रहा, हम भी कहते हैं कि कोलंबस डिड नॉट डिस्कवर एनीथिंग, ही वाज लॉस्ट, ही वाज स्टूपिड, ही वाज इन्वेडर पूरा आपका कैरेबियन। नहीं वो तो छोड़िए, वो तो अपनी जगह है। ब्रूटैलिटी और बारबेरिक भी he was stupid, that's why he got lost. He was heading to India. Yeah. Side. He went to there. He got lost. Then you were stupid. Sorry to say that. Yeah. So he's not a hero. समझे? तो इसमें आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर कोलंबस डे होता था, छुट्टियां होती थी, लेकिन अब क्योंकि ब्लैक्स आर आल्सो रेसिस्टिंग एंड प्रोटेस्टिंग कि भैया ये हीरो नहीं है, तो इसलिए अब जो है वो सवाल करने लगे कि why should we celebrate him? And that's why it's necessary that we write our own history. हाँ. वो ये बात अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि क्या हो रहा है कि सारी चीजें केवल बड़े बड़े हिस्टोरियन से नहीं हो रही, बहुत सारी बातें जो है वो नैरेटिव से भी जाती हैं। समाज के अंदर जो नैरेटिव डेवलप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप बात रख रहे हैं गिरबिटिया मजदूरों की, ये हिस्टोरियन ने तो लिखा नहीं इंडिया में इतना, लेकिन आपके गानों से, आपके बातचीत से, कई चीजों से आप जा रही है बात, तो आगे जाएगी, समझ में लोगों को आएगा कि हाँ इस पे काम होना चाहिए। अब इंडिया में जब मुझे जब इंटरव्यू देता हूँ तो कुछ जर्नलिस्ट मुझसे ये सवाल करते हैं कि राज भाई आप गायक अच्छे हो, अच्छा गाना गाते हो जी, आप हिंदी में क्यों गाना गाते हो? क्यों? उसका अप्रोच बहुत ज्यादा है, आप जैसे श्रेष्ठ कलाकार को एक और भी बड़े प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मैं उनसे, और एक नहीं कई ने कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है कि वो तो मैं कर लूंगा, हिंदी तो मुझे गाना आता है, अच्छा आता नहीं आता है वो तो खैर आपकी है, मुझे आई नो हाउ टू सिंग इन हिंदी एंड उर्दू, मगर अगर मैं हिंदी उर्दू में गाना शुरू कर दिया तो सरनामी भोज में क्या लता जी आके गाएगी या सोनू निगम आके गाएगा? सही बात है। वो क्यों करने लगे भाई? लता जी तो मराठी में गाएगी ना, बिल्कुल ठीक है, जगजीत भाई आके गाएंगे। उस जमाने में मैंने कहा था कि नहीं, हमको अपना इतिहास खुद लिखना है, अपना संस्कृति को बचाना है और फैलाना है, मगर हाँ ये तभी हो सकेगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, तभी हो पाएगा व्हेन वी विल बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड लैंग्वेज। जब तक वो गर्व नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ठीक है? तब तक आप जैसे कि एक एज अ नियो colonialistic slave you will become in the first world, ठीक है? कि आपको भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? अपने आप को तुम गोरा बनने चाहते हो, ठीक है बनो, गोरों की नकल करना चाहते हो या कालों की नकल करना करो, मगर अपना मत फेंको यार प्लीज। गोरों का नकल मैं भी करता हूँ, मैं तो इंग्लिश में भी गाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, गाऊंगा क्यों नहीं गाऊंगा, खूबसूरत लैंग्वेज है भैया, इटालियन में भी ठीक है, मगर अपना भी सुनाऊंगा साथ साथ, प्लीज आप मुझे मेरा ये सुन लीजिएगा, ये मेरा अपना गाना है, ये राइट देयर। बिल्कुल, आपने जो बात बोली है वो इतना महत्वपूर्ण है, वो हर एक के लिए भी, सुनने के लिए भी, क्योंकि मैल्कम एक्स ने एक बात बोली थी कि ये कॉलोनियल्स क्या करते हैं, और वो ही करते हैं कि दे टीच यू टू हेट योरसेल्फ। सडनली यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, एवरी इविल यू विल से अरे मेरे ही कारण से हुआ, मेरे में कोई खामी है, ये सब ऐसा है। और ये स्लोली जो है पूरा नैरेटिव बिल्डअप, और दूसरी जो पॉलिटिक्स है जो कॉलोनाइजर्स की है, कॉलोनाइजर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ब्रिटिश, मैं इंडिया के टर्म में हमारे लिए बड़े कॉलोनाइजर्स है वो ब्राह्मणिकल एलीट है, जो इंडिया की कास्ट सिस्टम को डोमिनेंस करती है, जिसने इंडिया के नॉलेज पे डोमिनेंस किया है। और
वो लोग भी, उनका एक पॉलिटिक्स है, करप्ट आवर पीपल, टू करप्ट आवर लैंग्वेज। और इसीलिए आप देखें कि भोजपुरी इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन भोजपुरी में आज जो संगीत का हाल है और जो म्यूजिक का हाल है वो शर्मनाक है। मगर विजय भाई क्षमा चाहूंगा मैं जी, मैं मैं इस बात से सहमत भी हूँ जो आप कह रहे हो, मगर नहीं भी हूँ। और नहीं हूँ क्यों, इसका मतलब क्योंकि आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई हैव अ डिफरेंट, व्हाट इज द व्यू? द व्यू इज कि एक फिल्म है, वो नया गंगा जमुना जो है, जिसमें अमिताभ साहब का रोल है, मुझे याद है, इट इज अ मूवी फ्रॉम द 80s, बिगिनिंग। गंगा जमुना सरस्वती होगी अमिताभ बच्चन? नहीं, तो गंगा जमुना देखिए। तो फिर उसमें प्राण साहब एक बात कहते हैं फिल्म में, मुझे आज तक हमेशा मुझे याद रहा है। उन्होंने कहा कि पाप करने वाला भी पापी और पाप सहने वाला भी पापी। ठीक है, तो बात यह है कि यार कोई मुझ पर अत्याचार कर रहा है या मैं अत्याचार होने दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं कहूंगा यार ये अत्याचार मुझसे क्यों हो रहा है, ये होने क्यों मैं दे रहा हूं, देन आई विल पॉइंट द फिंगर टुवर्ड्स माई सेल्फ कि नहीं, मैं अत्याचार नहीं सहूंगा, कोई भी हो। ठीक है, सो वी हैव टू टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहे जात पात हो, संस्कृति हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, है ना। अब मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, मैं खुद देखता हूं जो मैल्कम एक्स ने कहा है, he is damn right. No, take your responsibility. Take your responsibility. तुमको अगर लोग छोटा जात कहते हैं तो तुम कुछ करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस देश में रहता हूँ, मतलब मैं I live in the top of the world, man. This is the roof of the world. मतलब इतना धनी मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब लोगों पता नहीं वो क्या करे, इतना खाना है यहाँ, इतना सब कुछ है। ठीक है, so I'm grateful not to them, I'm grateful to myself. Yeah, obviously you work hard and you are there. वो तो वो नहीं कर, मैं ही कर रहा हूँ। आप अगर मुझसे बात कर रहे हो, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि राज भाई आपका इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो क्यों किया? Because you're great. Obviously you are. I'm not sure. I don't know. आप बड़े होंगे, महान होंगे, मगर आप मुझे इसलिए क्योंकि मैं कुछ हूँ शायद। बिल्कुल नहीं, वो तो देखिए हर एक इंडिविजुअल का जो है, आप बिना उसके अपने इंसिस्टेंस के और बिना अपने कन्विक्शंस के कोई आगे जा नहीं सकता है। दैट इज डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं। अब मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं क्यों, जिस हमारे कहावत है जो हम बचपन में सुना करते थे कि जोन थरिया में खा है उमन छेद ना कर। सही, ठीक है, तो मैं आई बिलीव इन दैट। No, that I agree with. मैं यहाँ रहता हूँ, मैं नेदरलैंड्स का निंदा नहीं करूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो बात फैक्ट है उसको मैं कहूंगा। नहीं, निंदा करने की बात नहीं। देखिए आप ऐसी सोसाइटी में है, वो कंट्री जितने लिबरल्स हैं अपने आप में, मतलब वो उसकी अपने आप जब आप रहते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉडली जो है जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं वो अभी प्रिमिटिव एज में ही है, और वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है जिस लेवल पे आप नेदरलैंड में हैं, क्योंकि आपको अपनी फ्रीडम है। क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी इंडिविजुअल नहीं हुई, वी डोंट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, वी आर कम्युनिटेरियन। और हम लोग क्या है कि जैसे आप कितने बजे आ रहे हैं अपने घर में, कितना बजे खाना खा रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, आपने क्या खाना खाया, आपके फ्रिज में क्या है, बीफ है या चिकन है या वेजिटेरियन है या कुछ है, वो किसी को मतलब नहीं है। और दैट इज वेयर ये हम ऐसी सोसाइटी में है जहाँ की गन आने पे जो है आदमी बोल रहा है कि स्टार्टेड हेटिंग कि मेरे को जी स्मेल आ रहा है कि आपके फ्रिज में कुछ है रखा हुआ, या आपने ये वाला कपड़ा क्यों पहना, व्हाई आर यू नॉट कमिंग, हु आर यू टॉकिंग विद। ये जो इंट्रूजन प्रिवेसी है, ये हमारे समाज का हिस्सा है। और उसके ये भाई ये बात जो आप कह रहे हो, ऑब्वियसली मैं पेपर पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, बट मैं डिफेंड नहीं करूंगा इंडिया को इस बात पे, मगर ये जरूर कहूंगा कि देखिए 80 साल हुआ है इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। मुझे वो देखिए हम जैसे लोगों को, कलाकार हो या साहित्यकार हो, उनको सकारात्मक होना पड़ेगा।
क्योंकि अगर वो होप अगर खत्म हो गई तो सोसाइटी विल कोलैप्स। क्योंकि इस समय हम इस दौर में हैं जब बहुत ज्यादा निराशा का दौर है, बहुत ज्यादा। इस देश के अंदर भी बड़ा इस माहौल जो जैसे बोलते हैं कि हर तरफ अल्ट्रा नेशनल और बड़ा इस प्रकार का कि आप अगर कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट से खड़े हो रहे हैं तो आपको विरोधी बोल दिया जाएगा। तो ऐसे दौर में भी जो है हमको बिल्कुल वी हैव टू कीप आवर हेड और माइंड कूल एंड होप हाई, क्योंकि होप खत्म हो गए तो फिर खत्म। मैं इन लोगों को जानता हूं इंडिया में, मैं आपको जानता हूं। यू आर एन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। मैं सुभाष चंद्र कुशवाहा को जानता हूं। ये सब सोच, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं। तो आई हैव अ डिफरेंट, मतलब ठीक है, मुझे इतना मालूम नहीं, आप वहां मगर मुझे मालूम है कि वो दिन आएगा क्योंकि आप जैसे लोग हो वहां, ठीक है, इसलिए वो चेंज आएगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कहाँ 5,000 साल और कहाँ 80 साल, मतलब एक 5,000 साल जो एक परंपरा चला आ रहा है, संस्कृति चला आ रहा है, वहाँ पे ऑपरेशन दो तीन ग्रुप के हाथ में है, ठीक है। तो आपके पास कोई उम्मीद का कोई गाना है, उम्मीद का कोई सॉन्ग है, कोई होप का, कोई पॉजिटिविटी का, जो आप हमको सुनाएं? जरूर है, मैं आपको एक सम्मानित गीत सुनाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। जो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा था। हाँ। तोरे दुलार के आँच से चूल्हा बरे है। आज मैं जुड़ा हुआ हूं ना ही सिर्फ अपने इतिहास से, आपके इतिहास से, मगर भारत से, क्योंकि हम भारत के ही अंश हैं। तो इस गाने में आशा है और अपनापन है। और ये गाना मैं अपने पूर्वज के लिए, आपके पूर्वज के लिए भी गा रहा हूँ। जी, आपने खुद ही लिखा है? जी जी जी। ये YouTube पे भी मिल जाएगा। नहीं, मतलब you are the author, you are the lyricist here. I'm a composer also. Okay. तोरे दुलार के आँच से चूल्हा बरे है, तोरे आंचल के हवा से आँखी लगे, तोरे आँखी के ज्योति से अंजोर रहे, तोरे कंगन के आवाज से सवेर जगे। सोच विचार के गवना होइगे, जुड़ गल नाता तोर सा। सोच विचार के गवना होइगे, जुड़ गल नाता तोर सा। देही के सब सोना गलगे, तोर देही के आँच में, देही के सब सोना गलगे, तोर देही के आँच में। चुपचाप चुपचाप बैठल बाटे, झलवा के बगले, चुपचाप बैठल बाटे, झलवा के बगले। कब झूलब हम संग, बीच में स्टार्ट। सोच विचार के गौना होइगे, जुड़ गल नाता तोर सा। सोच विचार के गौना
हुई गे जुड़ गए नाता तोर साथ देही के सब सोना गलगे तोर देही के आँच में देही के सब सोना गलगे तोर देही के आँच में चुपचाप बैठल बाटे झलवा के बगले ओ चुपचाप बैठल बाटे झलवा के बगले कब झूलब हम संगे कब झूलब हवा में साथे मतलब सब जात मिलके कब झूलब हम संगे कब झूलब हवा में साथे तोरे हाथ के रेखा से तकदीर हमार बहे ओ तोरे हाथ के रेखा से तकदीर हमार बहे तकदीर हमार बहे। बहुत बहुत खूबसूरत गीत है और बिल्कुल यही बात है कि उतने साल उतने दूर रह के भी आप जो है बिल्कुल इस मिट्टी से इतना जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपकी जो परवरिश हुई है या आप जिस तरह से बड़े हुए हैं वो एक दूसरे नॉन रेजिडेंट इंडियन की तरह नहीं है मामला, क्योंकि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत पहले चले गए, तो ऐसा कोई वीजा पासपोर्ट उस जमाने में था नहीं कि वापस आते जाते और कोई कांटेक्ट रखते। तो एक प्रकार से लोग जो सबसे बड़ी त्रासदी या ट्रेजेडी हुई उस दौर में कि पीपल लॉस्ट एनी टच विद देयर नेटिव प्लेसेस, या वो कोई मौका नहीं मिला या आज वो ढूंढते हैं। तो आप इस बारे में हमको कुछ बताएं कि आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से जब गए, कौन सी जनरेशन के कब गए और कैसे आपको अंदाज हुआ, कब आपको ये पता चला कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के एरिया घर कौन सा है? क्या आप वहां पर कभी गए हैं, चाहे आपकी मम्मी की तरफ या पापा की तरफ? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। इसके बारे में एक तो फैक्ट्स में आपको बताऊंगा कुछ कि जैसे हमारे नैनीहाल मतलब जो नानी की ओर से जो जी आए थे वो 1879 में 1879 में नानी की तरफ से लोग आए थे। हाँ, वो आए थे बिहार से, सारण डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, सारण से। अच्छा, हाँ ठीक है, तो मंगलपुर गांव है वहां से। वो इंफॉर्मेशन को कहाँ मिला? वो एक डाटाबेस जो ऑनलाइन है। अच्छा 20 साल पहले वो ऑनलाइन वो डाटाबेस बनाया गया था। मेरे एक दोस्त थे, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और उन्होंने मिलकर सुरीनाम वो हिस्टोरियन है संदेव हीरा, तो वो सुरीनाम के गवर्नमेंट से मिलके ये काम किया उन्होंने। तो आज डाटाबेस में वो इंफॉर्मेशन है, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन मिला। और बर्थ सर्टिफिकेट पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो था, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का नंबर जो था वो भी उस पे लिखा है। जी ठीक है, तो उसको कहते हैं हम फैमिली बुक। एक फैमिली बुक होता है यहाँ, मतलब फैमिली का जो क्या कहते हैं सबका रजिस्टर हुआ करता है। जी जी जी। तो उस बुक में ये डिटेल्स भी है। ठीक है, तो और मेरे आजा जो है दादाजी तरफ से आए थे बस्ती जिले से। सरनगी गांव है, छोटा सा गांव, वहां से वो आए थे 1908 में। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कुछ फैमिली बुक से मिला है और कुछ डाटाबेस से मिला है। ठीक है, कब आए, कब कैसे आए, कहाँ गए, इसके लिए काम किया, नौकरी कहाँ किए सूरीनाम में, वो सब डाटाबेस में है। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके कारण हमको अभी वो गांव हमें जाना है और जाऊंगा मैं। हमारा प्लानिंग था इस साल
मगर इस साल तो निकल गया, पिछले साल भी आप निकल गया। दोनों गांव नहीं जा पाए, मतलब मदर के भी और क्योंकि सारे डिटेल्स मेरे पास है और सुभाष भाई ने बहुत मेरा सहायता किया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत सारे अच्छा है, तो details बहुत पास है। तो जाएंगे तो 100% हम जाएंगे। नहीं फिर बिल्कुल। बात यह है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा आपसे। हम्म। देखिए, जो गिरमिटिया लोग वहां से गए थे, जी कोई भी कारण हो, है, उसको भरवा के लेके गए थे या खुद अपने मतलब वॉलंटरली जो गए थे, ऐसे भी बहुत लोग वॉलंटरली गए थे। सुरीनाम में तो 85% वॉलंटरली हाँ गए, ठीक है। जो भी रीजन हो, और वापस नहीं गए 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 अपने गांव, इस बात पे वो शर्माते थे जी। और क्योंकि वो इस बात पे शर्माते थे, उनको शर्म लगता था, वो इसके बारे में नहीं बातचीत करते थे। तो आपकी आवाज अब शायद नहीं आ रही मुझे। नहीं नहीं, आ रही है। हाँ, हाँ। तो क्योंकि वो इसके बारे में बात, मतलब एक दो तीन गिने चुने परिवार को छोड़ के इस इंडिया के बारे में, इंडिया के इतिहास के बारे में बातचीत नहीं हुआ। हाँ, कैसे आए, कहाँ आए, ये सब नहीं करते थे वो, ठीक है। तो फिर बाद में हमारे जो मेरा जो जनरेशन है, थर्ड जी जी, हाँ जी हाँ जनरेशन, तो तीसरे जनरेशन का हम लोगों के पास तो कई सवाल हैं। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। शुरू किए, तब ऐसे जाके धीरे धीरे जो बुजुर्ग थे अपने परिवार में, दूसरों के परिवार में, तो फिर वो बताने लगे कि हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे आए थे, ऐसे उन्होंने बताया था उस जमाने में, थोड़ा बहुत मुश्किल से, है ना। तो ऐसे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमको मिला। और कुछ बुक्स है जिसमें कुछ कथाएं लिखी गई है। अच्छा तो सब मिला के ऐसे हमको एक काफी अच्छा आइडिया मिल गया अच्छा, कि ये बहुत कैसे अच्छा। वो आए, कैसे रहे, कहाँ रहे, और जो सूरीनाम में जैसे रहे, वो जैसे उन्होंने जिंदगी बिताई है, वो तो हमको मालूम ही है क्योंकि जी, आप तो हमारे सुरीनाम में बाकी, रहे, आप भी रहे सुरीनाम में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे ये मतलब छोटे रूप में मैं बता रहा हूँ आपको कि नहीं, अब काफी जानकारी है हमारे पास, हम लोगों के पास। हाँ, और ये तो चार, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने एंसेस्टर तक पहुंचना तो जरूरी है, कम से कम एक फीलिंग जो, और जो आपके गानों में और आपके पूरे जो भी लोग आते हैं उनके, हमने महसूस किया इस चीज को देखिए किसी ने कि कहा है एक अच्छी बात, if you don't know your history, you will get lost in the future. यस, दैट इज ट्रू, In the present, you will get lost if you don't know your past. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट। So you have to know your past to know who you are in the present and in the future. ठीक है। तो आज हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो क्या कहते हैं बुनियादी है, जो भी है, मतलब इसको कहते हो, है? मैं खड़ा हूं अपने पूर्वजों के कंधों पे भैया, जी बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। की ओर में देख रहा हूं। आज अगर वो नहीं होते तो मैं कहाँ होता, आप कहाँ होते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने सेक्रीफाइस दिया नहीं दिया है, मुझे उससे क्या लेना देना। दे हाँ वर जी, दे द स्टेप, उन्होंने वो कदम रखा, वो मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए हाँ है। बिल्कुल। वो सर्कमस्टांसेस हर समय पे अलग अलग होती है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस वो सबकी अलग अलग होती हैं। इसलिए जब गीत मैंने गाया फर्स्ट दुई मुट्ठी, हाँ जी, जब बंधले तू ताकत और कर ले इरादा, न सोच ले नतीजा, और जब उतर ले तू पगड़ी, क्योंकि उनका पगड़ी उतर गया था। जी जी, दैट इज द मेटाफोर। या उतारने का मतलब तो सबको मालूम है हम लोगों को, है? पगड़ी उसका उतर गया तो खत्म। खत्म। जब उतरा पगड़ी जब उनका, है, तो ना सोची से नतीजा, बस निकल गए, बस निकलना है, निकलना है, ठीक है। तो उन पूर्वजों के कंधों पे मैं खड़ा हूं आज। और उनको उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर हम भूल गए, आप भूल गए, क्योंकि आपके पास एक मंच है। जी अगर आपके पास इसलिए मंच है क्योंकि आपने क्रिएट किया वो मंच, जहां पे आप बता सकते हो, जहां पे आप बताते हो, नहीं बता सकते, आप बताते हो। मैंने एक मंच क्रिएट किया जिस पर खड़ा होकर मैं बैठकर मैं बताता हूं कि देखो हम हैं कौन, आप कौन हो। अगर आप और मैं नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा।
नहीं नहीं, बहुत, ये तो बहुत, आप बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा काम है ये आपका। म्यूजिक के काम से भी आगे ले जाने वाला काम है, म्यूजिक से भी बड़ा काम है। म्यूजिक उसका इंस्ट्रूमेंट है देखिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। आप एज ए हिस्टोरियन, एज ए साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिकली आप जो काम कर रहे हो उसका भी अपना एक रास्ता है। जी मेरा जी जो है अपना एक रास्ता, अंत में जाके सब भगवान के ही पास जाते हैं ना, भगवान तो एक है ना। हाँ, आप अफ्रीका से जाओ उनके मिलने या हॉलैंड से जाके मिलो, जाना तो वही है ना। जी 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 जी। तो हम सब, आपका जो काम है वो कभी जाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आप इसको डालोगे यूट्यूब पे, मैं फिर शेयर करूंगा पे, हजारों लोग देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे और वो रह जाएगा, बिकॉज द वन हु राइट्स विल स्टे। नहीं, मैं तो ये देखता हूँ, मेरा तो इसमें उद्देश्य ये होता है कि डालो, इसको लिखो, डॉक्यूमेंट करो, ओपन छोड़ दो जिसको पढ़ना है, और डेफिनेटली हम शेयर भी करते हैं। लेकिन यही है कि मैं ये मानता हूँ कि इतिहास हम इसको भविष्य में छोड़ते हैं, कि लोग कहीं ना कहीं जब समझ आएगा तो लोग ढूंढेंगे भी कि हाँ भाई ये चीज है। देखिए जाहिर से बात है विद्या भाई, जाहिर सी बात है, आज आप जो रिसर्च करते हो तो जो सामग्री आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि किसी ने किया है था। जी एक जमाने में किसी ने who took the efforts to write it down or to sing about it, और जो भी है, या एब्सोल्युटली। क्योंकि उन्होंने किया था इसलिए आप हाँ, पढ़ सुन रहे हो। कई बार आप चीजें उस समय समझ नहीं आती हैं क्योंकि वो समय से बहुत पहले होती है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके ये सब मैं बिल्कुल, बातें। क्योंकि कहीं ना कहीं पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं भारत में जरूर रहता हूं, लेकिन मेरा भी ऐसी एक प्रकार से अपनी जगह से डिस्कनेक्ट था। डिस्कनेक्ट के कई कारण होते हैं, जैसे आपके कारण है वैसे मेरे भी कारण हो सकते हैं, और मैं ढूंढता हूं, और मैं अपनी जगह पे जाके अभी भी, क्योंकि मेरा कोई जगह नहीं था वहां रहने का, तो मैं ढूंढ ढूंढ के वहाँ के स्कूलों में अपनी, जहाँ मैंने पढ़ाई की, वहां रहना शुरू किया, जाना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों को भी ले जाता था, जबकि जगह यही है, इतनी दूर नहीं है उत्तराखंड स्टेट अपना हमें। तो लेकिन मुझे पहाड़ों से प्यार था, नेटिविटी से, बहुत लैंग्वेज से प्यार था, नदियों से प्यार है, अभी भी जाके जाता हूँ, चाहे जगह हो ना हो, रहता हूँ। तो ये एक ट्रेस करने की कोशिश, और वहां पर, क्योंकि आप कभी भी ये अपने आइडेंटिटी से या अपनी पर्सनैलिटी से अपनी मूल पहचान को हटा नहीं सकते। वो तो आपके पास में इनहेरेंट आएगा, बॉडी में, बातचीत में, कहीं ना कहीं वो पता चलेगा। तो आप ये बताएं कि जैसे सूरीनाम में आप पैदा हुए, आपकी पैदाइश सूरीनाम की है। जी हाँ। तो सूरीनाम के पैदा होने के बाद आप ये नेदरलैंड में कैसे आए, कब आए? देखिए नेदरलैंड्स में हम आए जब हमारे पेरेंट्स, मम्मी ने डिसाइड किया कि वहाँ पे हमारा जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं था, टफ था। तो फिर एक डिसीजन लिया गया, मैं 12 साल की उम्र का था। अच्छा। डिसीजन लिया गया कि इधर नेदरलैंड्स में पर्सपेक्टिव है, तो ऐसे हम आए 74 में। अच्छा, मम्मी 72 में आ गई थी। ठीक है, मम्मी पहले आ गई? जी हाँ, क्योंकि वहाँ अच्छा। यहाँ पे फिर काम करके, नौकरी करके सात टिकट इकट्ठा करना मामूली बात नहीं। ठीक है, तो 2 साल लगा। हम फादर भी साथ में आए थे? फादर भी साथ में आए थे, फादर नहीं आए? फादर ऐसा है कि मेरे फादर जी काफी एक टायरेनिक किस्म का आदमी था। अच्छा। तो मम्मी ने देख लिया था कि देखो ये जिंदगी हमारे नष्ट हो जाएगी, 7 बच्चे हैं, अच्छा उनको अच्छा। खाना नहीं खिला पाएंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं। अच्छा, मम्मी ने निर्णय लिया कि अच्छा। हाँ, तो मम्मी ने छोड़ दिया डैडी को, अच्छा पिताजी को, और हमको नानी जी के यहाँ अच्छा। आ गया। तो मम्मी यहाँ आई, नौकरी किया, फिर 2 साल के अंदर 7 बच्चों को उन्होंने अच्छा। मंगवा लिया इधर। समझिए जब हम नेदरलैंड्स आए तब से हमारा जो भटक खुल गया, जिंदगी का जो मोड़ था वो बदल गया, और हमारे सितारे भी चमकने लगे। सूरीनाम में काफी था। आपकी माँ ने बहुत बड़ी मेहनत की है, इसका मतलब अकेले आप लोगों को काफी बड़ा किया है सेंस में। तो बिल्कुल, माँ तो देवी है। अपनी माँ के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो देवी है। हर एक
बच्चा शायद अपनी माँ के बारे में यही सोचता है, और सही सोचना भी चाहिए। नहीं, हम तो नहीं, बहुत से लोग देखते हैं ना, कई लोग माओ को जो संघर्ष करती हैं, और वो भी एक अलग जी, बात होती है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी माँ वहां से आई और अकेले जो है इतने बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात है, तो और मजाक की बात नहीं। और कैसे पाला उन्होंने, ये भी सुन लीजिएगा। जी। मम्मी अ, मम्मी ने लोगों को घर 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 साफ कर करके 14-14 घंटा एक दिन, वाह। और लोगों के घर और हॉस्पिटल हाँ। अच्छा। में साफ सफाई का काम करके 7 बच्चों का टिकट 2 साल में उन्होंने इकट्ठा कर हाँ। दिया। 14 घंटा रोज काम करना, आप अंदाजा लगाइए। सलाम है, बिल्कुल उसे तो वही कर, बिल्कुल इसलिए मैं वही। कहता हूँ मम्मी देवी देवी है, उन्होंने जो किया है अभी तक वो है हमारे बीच में, अरे और बहुत अच्छा, बहुत बहुत के बहुत अच्छा। साथ रहते हैं उनके साथ, और मतलब उनको अपने सिर पे चढ़ा नहीं के नहीं, रख। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो तो उनको लाइए कभी भारत में, तो बहुत अच्छा रहेगा। लोक रंग वगैरह में अगर कभी आप आए तो। गई है, अब तो खैर मुश्किल है, 85 की है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, एज हाँ एज। हाँ, गए हैं, उनको तीरथ कराया क्योंकि वो हिंदू धर्म, तो अच्छा हमने अच्छा तीरथ भी कराया उनको। कई दफे वो इंडिया आए हैं, उनको मालूम अच्छा, है। इंडिया आए हैं, ओके। अच्छा अच्छा। तो और मेरा आना इंडिया में तो खैर काफी जी 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 जी, आपका तो आते आते रहता है। हाँ हाँ। तो तो ये बहुत है, हाँ बोलिए। ये तो यही है हमारी जो छोटी सी कथा कि कैसे हम सूरीनाम को छोड़ के नेदरलैंड्स में, उसका क्या कारण था। तो ये और आपने जो जब आपने संगीत सीखा और ये आप तो आप लाइव प्रोग्राम देने लगे और बड़े पॉपुलर होने लगे, तो फर्स्ट आपका लाइव शो कब था और कहाँ फर्स्ट पर हुआ, कैसे? फर्स्ट लाइव शो था जब मैं 23 साल की उम्र का था, क्योंकि जी, 21 साल में मैंने शुरू किया गाना। मतलब इट वाज अबाउट 2000 और ईयर समथिंग लाइक दिस, और 1983 में। 1983 में आपका अच्छा फर्स्ट शो तो हुआ। मैंने शुरू किया तो 1985 में पहला प्रोग्राम किया मैंने, छोटा सा अच्छा प्रोग्राम, अच्छा, कहीं यूट्रेक्ट में ही किया या नेदरलैंड में? नेदरलैंड्स में ही, नेदरलैंड्स अच्छा। में। तो गजल के गाने का शौक था, तो गजल ही गाया जी। मैं। हाँ हाँ। और बाद में फिर ये भी अच्छी बात है आपको बताने के लिए, मैं जी। बाद में फिर जब नाम वाम हो गया, हाँ हाँ। एक स्टेटस भी हो गया, तो मैंने सोचा ठीक से, क्योंकि सरनामी का जो भोजपुरी का जो था वो दिमाग में थी कि हमको करना है, मगर कैसे करूँ, ना तो मुझे लिखना आता है, ठीक जी। है, कंपोज तो कर भी ले रहा मैं। तो ऐसा एक दिन आया, मैंने सोचा विचारा कि यार राज, ठीक है तुम गाते हो, मगर मेहदी हसन तो नहीं बन पाओगे तुम, ना ही गुलाम अली, ना ही जगजीत सिंह, अरे बाप रे। ठीक है। और मैंने भी देखा था कि इंडिया में इतने मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार है, इतने ढेर है। तो मैंने कहा यार ठीक है, तुम अपना दाल रोटी कमा लोगे, मगर कैन यू मेक द डिफरेंस, ये दैट वाज द क्वेश्चन। या कैन यू मेक द डिफरेंस विद गीत एंड गजल? देन आई रियलाइज नो, अच्छा। नो, आई विल नॉट बी एबल टू मेक द डिफरेंस, मतलब इंटरनेशनली, इंटरनेशनली। फिर मैंने कहा और मुझे सरनामी में करना है, तो मैंने कहा अब मैं सरनामी के पीछे पड़ूंगा, मुझे वो करना है, वही करूंगा मैं। तो छोड़ दिया सब, अच्छा। बस बस उसके पीछे पड़ गया। आज दुनिया में मेरा नाम है नॉट बिकॉज ऑफ गजल, नहीं समझ, सरनामी भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप सुना सकते हैं कि आपका पहला गीत जो आपने, या पहली गजल, या पहला जो भी आपका प्रेजेंटेशन था, वो क्या था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली पहला मैंने आपको सुना दिया अभी, अच्छा, जो मदर तोरे वाला। तोरे दुलार के आज जो है, अच्छा, ये पहला है। वे पहला गीत है। जब मैंने लिखा इसे, उसको मैंने संगीत में ढाला, जी। प्रैक्टिस किया, मैंने कहा कि यस, द सरनामी गीत हैज बीन बोर्न नाउ। तो क्या किया, मैं थोड़ा चालाकी किया, क्योंकि मेरे तो गीत और गजलों का कॉन्सर्ट हुआ करता था 2-2 जी 3-3 जी। महीने में। हम्म, तो बीच बीच में एज एन एक्सपेरिमेंट, जी। पार्ट ऑफ माय रिसर्च, मैं बीच में एक ये गाना मैं घुसेड़ दूं अच्छा। लोगों को बता के, जस्ट टू सी हाउ दे रिएक्ट, या यू नो, इट वाज पार्ट ऑफ माय रिसर्च, ओके। यू नो, मतलब इसमें पोटेंशियल है या अभी नहीं, या हाँ मुझे जी नहीं हाँ पता जी, चल, बिल्कुल बिल्कुल। यू नो। तो फिर जब रिस्पॉन्ड आने लगा अच्छे, कहा यार हाउ इज दिस पॉसिबल,
कैसे हो सकता है? हमको लग ही नहीं रहा है कि हम सरनामी भोजपुरी सुन रहे हैं, हम सरनामी सुन रहे हैं, हम तो लग रहा है हम हिंदी सुन रहे हैं। मैंने कहा जी जी तो दैट वाज फॉर मी द प्रूफ कि हाँ राज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तब नहीं, जाके आपका बिल्कुल, आपके गानों को या जो भी सुना है उसको बहुत अच्छा, उसको मतलब एक तो म्यूजिक उसके पीछे आवाज को दबाता नहीं है और म्यूजिक भी चल रहा है, लेकिन आपकी जो पूरी जो कंपोजिशन है, जो वर्ड्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, बहुत साफ हैं और वो सूदिंग भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सूदिंग, इज सोलफुल। आई कॉल देम इट सोलफुल। लाइक जब भी मैं सुनता हूँ, कई चीजें हो सकता है मेरी समझ में ना आए, लेकिन वो दिल को सीधे पहुंच जाती है अंदर। तो ये बात जो आपने कहा है जी, ये एक बहुत ही जरूरी बात आपने कहा है। मैं कहूंगा क्यों, बताता हूं कि क्यों, व्हाई। ड्यूरिंग माय रिसर्च सरनामी भोजपुरी गानों को डेवलप करने के लिए मैंने सोचा कि यार अगर मैं जो इटालियन नहीं समझता इटालियन गाने का मजा ले सकता हूँ, तो यार एक अफ्रीकन क्यों नहीं सुन सकता मेरे गाने भोजपुरी? बिल्कुल बिल्कुल सही। और मुझे आई डोंट फील द नीड टू अंडरस्टैंड बट द गाय और द लेडी इज सिंगिंग एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा सूदिंग है, इतना मुझे दिल को छू रहा है कि हाँ, मुझे महसूस भी नहीं रखा है मैं देखूं तो क्या गा रही है वो। जी जी बिल्कुल फादो हो या कोई इटालियन गाना हो या कोई, तब मैंने कहा यार अगर हम ऐसे टैगोर के गाने में सुनता था, जी जी जी, बंगाली में मुझे नहीं आता। हाँ, लेकिन वो लिरिक्स और म्यूजिक ऐसा दिल को छूने वाला होता है, तो इसलिए तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जो गीत हैं जो हैं जी, was one of my examples कि मेरे लिए वो मिसाल था कि हाँ गीत गजल तो खैर ठीक है अपनी जगह गजल, मगर जैसे रविंद्र साहब ने गाने लिखे, इतने अच्छे अच्छे कंपोजिशंस, और खैर अभी तो वो तो मतलब जी जी सही, चांद थे। मैं कहता तो ऐसे गाने हमको लिखना चाहिए। जब बंगाली में हो सकता है, शिव कुमार बटालवी जी अगर पंजाबी में कर सकते हैं, तो हम सरनामी में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो लोग समझे ना समझे हमें क्या लेना देना, मैं भी तुम्हें नहीं समझता मगर मैं सुनता हूँ। नहीं बहुत अच्छा है बिल्कुल। और जब तक अच्छे लोग लिखेंगे नहीं तो वो सिस्टम पूरा करप्टेड हो जाएगा कि वो केवल जो है एक यंग जनरेशन को खराब करने का जो चालाकी है वो हो जाएगा। मेरा यही कहने का मतलब है, जो पहले भी मैंने कहा कि भैया मैं पिज्जा खाऊंगा जी, खुद बनाऊंगा भी मैं, बिल्कुल मगर अपना दाल और चोखा नहीं छोड़ूंगा। पिज्जा खाऊंगा, पकाऊंगा, खिलाऊंगा भी लोगों को, मगर उनको दाल चावल भात, दाल भात और टमाटर के चोखा हम जरूर खिलाएंगे इनको। बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं अभी भी जब कहीं जाता हूँ और मैं बार बार ये कहता हूँ लोगों को कि भाई अगर दुनिया में जो है दुनिया का मजा लेना है गीत संगीत से लेके किसी भी चीज का, तो कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए और उसको एंजॉय कीजिए। इसीलिए जो इमिग्रेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर देश में जो है अगर लोग इधर उधर से आए हैं तो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाए और उसको उसने स्ट्रेंथन किया, लोकल ट्रेडिशन को और मजबूत किया। तो आप लोगों ने तो पूरा मजबूत किया ही है ऐसे देशों में जाकर के संस्कृति को। होगा जब हमको गर्व हो गया अपनी संस्कृति पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने को देखिए अपने पैदाइश को हम कैसे बोलते हैं। मेरे को कई लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ, मतलब आई एम प्राउड, आई एम पहाड़ी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहाड़ का आदमी हूँ और मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, चाहे वो बड़े बड़े हैं, मैं जाके वहां बैठ सकता हूँ, मतलब नदी के किनारे है, झरने हैं। और पहाड़ की नदियां जानते हैं ना आप, आवाज करती हैं, गाना गाती हैं। तो वही चीज मेरे अंदर आई कि मैं बचपन से जो है ये गीत वगैरह सब सुनता था, गाता भी हूँ अपने आप में। लेकिन इतना मुझे आनंद आता है कविताओं को सुनने में, लिखता नहीं हूँ कभी नहीं, क्योंकि जो खास करके जो ऐसे लिखने वाले एनालिस्ट लोग होते हैं उनके बस का कविता करना नहीं है। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति का तो कतई नहीं है, क्योंकि कविता में इमोशन बहुत होते हैं और शायद हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग उस सेंस पे कर लिया। मैं सुन के इमोशन ले लेता हूँ, जैसे गाने सुन के, तरत महमूद को सुन के, मुकेश जी को सुन के, मोहम्मद रफी साहब को, और जब मस्ती करनी हो तो किशोर कुमार को। तो ये सब जो है अलग अलग टाइम के, मैं बोलता अगर इनमें से किसी को हटा दे तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा, बिल्कुल। ये मतलब डिफरेंट मूड्स ऑफ ए पर्सन। मेरे को बोलेगा दिन में कौन सा गाना सुनना है तो मैं वो अलग से लगाऊंगा। मैं अगर किसी के साथ बैठा हूँ, कोई हल्का सी है तो कौन सा चलेगा। तो ये अलग अलग पेज जो आदमी के होते हैं, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि डोंट मेक देम कम्पीट। इसलिए राजमोहन भाई की भी आवाज अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो राजमोहन मे नॉट बी तरत महमूद, मे नॉट बी
what you call Mehndi Hasan, but Raj Mohan is Raj Mohan. So nobody can be Raj Mohan in that way. इसके बारे में ये बहुत अच्छा बात कहा आपने, अच्छी बात। मैंने एक कविता लिखा है, वो दस में पूरा मुझे याद नहीं, मगर उसका जो लाइन्स है कि मैं जो हूँ, मैं एक राजमोहन ही बनना चाहता हूँ, मैं राजमोहन एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं राजमोहन के उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं उनका एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं राजमोहन ही बनना चाहता हूँ। तो ये मतलब बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल। मेरे को इसलिए याद है कि मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, एक बड़े वेटरन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बड़े क्लोज थे, तो उनका नाम LR बाली है। तो वो बाली साहब जो थे भीम पत्रिका, एक पत्रिका के संपादक हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, अभी 90 पे होंगे इस समय। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बाली साहब के बाद कौन, मतलब सवाल था कि भाई आपकी पत्रिका आपका कैसे चलेगा, और बहुत सी बात। तो उन्होंने एक बात बोली, बोला अगर तुम सोचते हो कोई दूसरा बाली हो जाएगा तो नहीं हो सकता, बाली विल रिमेन बाली, somebody may be better than him or worse than him but cannot be। तो वो जो चीज है मुझे बहुत पसंद आई कि हर एक आदमी का अपना एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है और वो रहनी चाहिए। अभी आपकी भविष्य की कोई योजना भारत आने की, और क्या कहना चाहेंगे आप भोजपुरी क्षेत्र के लोगों को, वो मैं चाहता हूँ। हाँ, देखिए, साल में तो मैं कई बार आता ही रहता हूँ भारत। अब 5-6 दफे, कभी 4 दफे, तो वो सिलसिला रहेगा। और हम इस साल भी आ रहे हैं, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, शायद दिसंबर में भी मेरा आना हो, इतना काम है, वहाँ टूर भी है, तो हम तो आते जाते रहेंगे। और जो भोजपुरी समाज है उनके लिए मेरा यही एक वो है, एक मैसेज कि देखिए, जो हम जो है, हमारी जो संस्कृति है, जिस दिन आपको उसकी सुंदरता दिख जाएगी, उस दिन से आप मतलब रोने लगोगे, आप रोओगे, मतलब खुशी के मारे। वो दिल को इतना छू जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या रहा है। और उसके लिए एक और खिड़की खोलना पड़ेगा, जो अपनी संस्कृति का है, अपनी भाषा की है, अपनी माँ की है। वो खिड़की अगर जब खुल गया ना, तो फिर दुनिया के कुछ भी, आप कहीं भी, किसी भी मकाम पे आप पहुंच सकते हो। मगर हाँ, आप भोजपुरी अपने संस्कृति के सीढ़ियों पे चलकर पहुंचोगे, तो आपका आइडेंटिटी जो है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो पहचान लेंगे। अब वो सामने चाहे कृष्ण खड़ा होगा, चाहे जीसस खड़ा होगा, अरे ये तो राज है यार, ये तो वो लड़का है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बिहार के सीढ़ियों पे खड़ा होकर उनके सामना कर रहा हूँ। ठीक है, कभी नहीं किसी और सीढ़ी पे चढ़ूंगा, मैं कहूंगा हाँ उस पे चढ़ूंगा, मगर रहूंगा नहीं उस पे, टिकूंगा सिर्फ अपनी सीढ़ी पे, जो अपना। तो मेरा संदेशा यही है कि जिस दिन आपको वो नजर आ जाए जो मुझे नजर आ रहा है, फिर हम बात करेंगे। हम लोग लोक रंग के जरिए मिले थे, और लोक रंग बड़ा महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव सुभाष जी ने लिया। तो लोक रंग जैसी सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए आप जैसे लोगों को तो मैं उसी के जरिए मिला। देखिए, आप खुद इसका जवाब आपने दे दिया है। इसलिए मैं हर साल लोक रंग आता हूँ, या कोशिश कम से कम रहता है कि अगर और कोई प्रोजेक्ट ना हो तो कभी होता है, कभी 2 साल पहले से ही एक कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, तो इनकार करना मुश्किल होता है। नहीं तो मैं हर साल, अब इस साल या अप्रैल में मैं आऊंगा निश्चित, है ना। तो भोजपुर लोकरंग जैसे महोत्सव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पे संस्कृति और इक्वालिटी के प्रचार हो रहा है। ये 2 बातें जो है, वो मुझे हमेशा मुझे याद रहेगा कि सुभाष चंद्र कुशवाहा भाई अपने पूरा टीम, क्योंकि काफी बड़ा टीम है, और वॉलंटियर्स के साथ, सब तो वॉलंटियर्स है, संस्कृति, भाषा, संस्कृति और इक्वालिटी को जिंदा रखे और उसका प्रचार कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है हम करते हैं, और यहाँ नेदरलैंड्स में भी उसी का प्रचार करते हैं। हम तो यहाँ नेदरलैंड्स में भी लोकरंग फेस्टिवल करते हैं, छोटे रूप में हर साल में हम करते हैं, और चंदा इकट्ठा करते हैं कि ताकि थोड़ा बहुत
हम यहाँ से भी सपोर्ट करें। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हम जब भी आप भारत आए तो मुलाकात करेंगे और समय समय पे बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि बातचीत रुकनी नहीं चाहिए। सही ये हमेशा नए नए सवालों के साथ और नए विचारों के साथ आने चाहिए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन भाई। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और आशा है कि जल्द फिर मिलेंगे, या तो बिल्कुल इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, या तो फिर लाइव इंडिया में। जी, बिल्कुल जरूर, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद।